जुपिटर की जो डायनेमिक्स है, आपके रिस्पेक्टिव राइजिंग साइन, आपके एसेंडेंट के हिसाब से वो क्या रोल अदा कर रहा है, और जुपिटर के लिए हाउस की रूलरशिप और उसके प्लेसमेंट के आधार पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है अगर आप सच में इस प्लैनेट से अधिकतम फायदा उठाना चाहते हैं। ये प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी तो लाता ही है, लेकिन इसी तरह से चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है। हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे सभी दोस्तों को, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ। हमने प्लैनेट्स के प्लेसमेंट अलग अलग हाउस में किए, अलग अलग साइंस में, नवांश में, कंजंक्शन में, एस्पेक्ट्स में, योग, दोष और ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बात की है। आज मैं आपके लिए प्लैनेट्स की कुछ बारीकियां लेकर आया हूं जो आपके राइजिंग एसेंडेंट पर बेस्ड हैं, और ये कि वो किन हाउसेस की रूलरशिप रखते हैं और उनकी वजह से आपको किस किस्म के नतीजे मिल सकते हैं। जो प्लेसमेंट या रूलरशिप है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो आपके राइजिंग साइन, आपके एसेंडेंट में किन हाउसेस के मालिक है, और उनकी जो डायनामिक्स है वो तब प्ले होगी जहां भी जुपिटर रखा होगा। इनमें से कुछ बारीकियां आपको बार बार देखने को मिलेंगी, और कुछ ऐसे भी करें और न करें होते हैं जो इस बात से जुड़े होते हैं कि प्लैनेट किस हाउस का मालिक है। एरीज एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए जुपिटर 9वें हाउस के साथ साथ 12वें हाउस का भी मालिक होता है। अब एरीज एसेंडेंट के लोगों के लिए जुपिटर का 9वें और 12वें हाउस का मालिक होना क्यों जरूरी है? पहली बात, 9वें हाउस की रूलरशिप की वजह से ये गेन्स, बड़े गेन्स के मौके लाता है। लेकिन ये भी याद रखो, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि जुपिटर आपको कैसे गेन्स दिलाएगा, बल्कि ये भी है कि जुपिटर 9वें हाउस की रूलरशिप की वजह से आपकी एजुकेशन, आपके सीखने के तजुर्बे में भी कैसे बारीकियां लाता है। एक चीज जो जुपिटर पक्का करेगा वो ये कि वो बार बार आपके सामने ऐसे तजुर्बे लाएगा जो आपको सिखाएं, क्योंकि जुपिटर एक टीचर है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में किसी न किसी तरह की टीचिंग, कंसल्टिंग या गाइड करने वाली भूमिकाएं होती हैं, और ये आपको बार बार ये देखने का मौका भी देगा कि जिंदगी के किस एरिया में जुपिटर आपको तजुर्बा दे रहा है। तो जुपिटर जो करेगा वो ये कि वो समय समय पर आपके सामने कुछ ऐसे तजुर्बे लाएगा जो आपके गेन से जुड़े होते हैं। तो एक तरफ जुपिटर कह रहा है कि तुम्हें सीखने की जरूरत है, तो जितना तुम सीखोगे, जितने तजुर्बे हासिल करोगे, जितनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाओगे, जितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही एक्सपीरियंशियल क्वालिफिकेशन बढ़ाओगे, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन ये क्या करता है कि बिना किसी वार्निंग के ये तुम्हें ऐसी सूरत हाल में डाल देगा जहां तुम्हें सीखने की जरूरत पड़ेगी। ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन ये गेन्स के मौके भी देता रहता है। तो एरीज के लोग, आप पाओगे कि अगर आप देखो कि एसेंडेंट की एनर्जीज कैसे प्लैनेटरी एनर्जीज के साथ मिल रही हैं, हमेशा याद रखो, एनर्जीज को मिलाओ एसेंडेंट की खासियतों को। एसेंडेंट कभी भी अपनी खूबियां पूरी तरह नहीं खोएगा, चाहे लग्नेश एसेंडेंट लॉर्ड कंबस्ट ही क्यों ना हो गया हो। तो एरीज की क्वालिटीज क्या है? एरीज की क्वालिटी है एक फाइटर होना जो हल निकालेगा, जिसमें किलर इंस्टिंक्ट होगा, जो वो हासिल करने के लिए निकल पड़ेगा जो वो चाहता है। तो जुपिटर का 9वें हाउस की रूलरशिप का मतलब है कि व्यक्ति हल निकालने, लड़ने, जीतने की अपनी कोशिशों में इस प्रोसेस में सीखेगा भी। तो एक लड़ाई वाली सूरत हाल में अचानक तुम्हारे पास एक तजुर्बा आएगा, एक मुश्किल तजुर्बा आएगा, किसी दुश्मन के खिलाफ जाना, एक कंपटीशन आएगा जहां तुम्हें सबक सिखाया जाएगा, या तुम्हें सबक सीखना होगा, या तुम्हें काबिल होना होगा। अगर नहीं तो तुम हारने वाली तरफ होगे। तो उन तजुर्बों के जरिए जुपिटर चाहता है कि तुम सबक सीखो, ये पक्का करना चाहता है कि तुम सबक सीखो। दूसरी बात, जुपिटर का 12वें हाउस की रूलरशिप का मतलब है कि गेन्स तो तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन अगर तुम नुकसान को दूर रखने में होशियार नहीं हो, या ये कि तुम कहां पर एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट की बर्बादी जिसकी वजह से गेन्स नहीं आएंगे, ये भी एरीज राइजिंग साइन के लिए एक चैलेंजिंग प्लेसमेंट है।
अगर तुम होशियार नहीं हो तो एरीज एसेंडेंट नेटिव्स के लिए कोशिश करो कि थोड़े किफायती बनो, अपने खर्चों में थोड़े कंजूस बनो। सारी चीजें हासिल करने के लिए पूरे दमखम से मत भागो, क्योंकि जुपिटर को मटीरियलिस्टिक चीजें पसंद नहीं, लेकिन एरीज एक अचीवा है। तो कई बार हम चीजें पाने के लिए हद से ज्यादा काम करते हैं। तो जुपिटर तुम्हें बिना वार्निंग के उन सूरत ए हाल में डाल देगा। सीखने के तजुर्बों में अचानक, वाह, तुम कहोगे ये कहां से आ गया, ये कैसे हो गया? तो वो आएगा, और कई बार तुम्हारी कोशिशों से तुम्हें उतने गेन्स नहीं मिलेंगे जितने तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये क्वालिटी एसेंडेंट ने तुम्हें दी है। तो अगर तुम कोई ऐसे हो जो एरीज राइजिंग साइन के साथ पैदा हुए हो, तो तुम्हारा काम साफ है। पहली बात, पक्का करो कि तुम बहुत होशियारी से देखो कि तुम कहाँ एफर्ट लगा रहे हो, और एजुकेटेड एफर्ट लगाओ, जिसका मतलब है ये जानो कि तुम एफर्ट कैसे लगा रहे हो। सिर्फ एफर्ट लगाने के लिए मत लगाओ। सीखो कि मुझे एफर्ट कहाँ लगाना चाहिए, मुझे कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ दांव लगाना चाहिए, उस एफर्ट के जरिए मुझे कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। और थोड़ा किफायती या अपने खर्चों में कंजूस बनने से तुम्हें बेहतर नतीजे मिलेंगे। अब टॉरस राइजिंग साइन के लोगों के लिए जुपिटर 8वें हाउस और 11वें हाउस दोनों का मालिक होता है। अब जुपिटर का 8वें और 11वें हाउस की रूलरशिप रखना ऐसा क्या खास है? पहली बात, ये टॉरस साइन है, इस पर वीनस की रूलरशिप है। वैदिक ज्योतिष में वीनस को शुक्राचार्य भी कहा जाता है। शुक्राचार्य विपक्षी पार्टी दानवों के गुरु है, जबकि जुपिटर देवताओं के गुरु है। तो एक दूसरे के राइजिंग एसेंडेंट साइन में गुरु, अब समझो कि वो तुम्हें कैसे नतीजे दे रहे होंगे। तो एक तरफ जुपिटर एक मेलेफिक है, 8वें हाउस की रूलरशिप जरूर रखता है, और साथ ही 11वें हाउस की भी, लेकिन ये कुछ मौके भी लाता है क्योंकि ये जुपिटर है ही। तो अब जब ये 8वें हाउस का मालिक है, जुपिटर तुमसे कह रहा है कि अचानक रुकावटें, कुछ चैलेंजेस, कुछ मसले तुम्हारे सामने समय समय पर आते रहेंगे। चलते देखते हैं कि तुम वीनस शुक्राचार्य की रूलरशिप में होते हुए इसे कैसे हैंडल करते हो, इसका कैसे ख्याल रखते हो, और उसी के जरिए जिंदगी में तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारे गेन्स होंगे, इस आधार पर कि तुम उन रुकावटों, उन चैलेंजेस, उन मसलों को कितना हैंडल कर पाते हो। अगर तुम तैयार नहीं हो, अगर तुम ऐसे नहीं हो जो फिट हो, तैयार हो अपने सीखने, अपनी लाइफ के अब तक के तजुर्बे के जरिए, तो मैं तुम्हें गेन्स नहीं दूंगा। और ये तुम्हारे लिए एक कटआउट चीज है, या फिर एक लंबे अरसे तक बहुत सारा एफर्ट है। ध्यान रखो, याद रखो, 11वां हाउस एक उपचय हाउस है। ये तुम्हें चीजें यूं ही थाली में परोस कर नहीं देता। तो 8वें हाउस की रुकावटें तुम्हारे सामने आएंगी, मसले आएंगे समय समय पर, लेकिन गेन्स और अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने की काबिलियत भी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जुपिटर शुक्राचार्य की रूलरशिप में होते हुए एक गुरु है। एक गुरु दूसरे गुरु का सम्मान करेगा, लेकिन ये भी पक्का करेगा कि तुम्हारे लिए बहुत सारे टेस्ट रखे जाएं। जुपिटर सबसे ज्यादा टेस्ट लेने वाला प्लेनेट है, क्योंकि ये एक टीचर है। एक टीचर हमेशा तुम्हें टेस्ट में डालेगा, खासकर अगर तुम विपक्षी खेमे से हो, तो टेस्ट और भी सख्त हो सकता है। तुम्हारे पास टेस्ट आ सकते हैं। तो सवाल जो जुपिटर तुमसे पूछ रहा है वो ये है, क्या तुम अचानक आने वाले मसलों, इमरजेंसी, 8वें हाउस की समस्याओं को हैंडल कर सकते हो? और क्या तुम उन तजुर्बों से, जिंदगी के गहरे तजुर्बों से सीखने को तैयार हो? तो जुपिटर तुमसे क्या कह रहा है कि जब भी तुम किसी सूरत ए हाल से गुजरो, सिर्फ सतही मत रहो, गहराई में जाओ। मिसाल के तौर पर, तुम्हें काम पर तरक्की का मौका हाथ से निकल गया। सिर्फ ये मत कहो, मेरा बॉस मेरे खिलाफ था, मेरे बॉस को मैं पसंद नहीं हूँ, या विपक्षी खेमा बॉस के ज्यादा करीब है, इसीलिए उन्हें प्रमोशन मिल गया। सतही लेवल पर मत देखो, गहराई में जाओ और समझने की कोशिश करो कि वह तरक्की तुम्हें क्यों नहीं मिली, वह तारीफ तुम्हें क्यों नहीं मिली। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तब तक तुम चैलेंजेस पर काबू नहीं पा सकोगे, जो अगले चैलेंजेस जुपिटर तुम्हारे सामने लाएगा, और फिर तुम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर पाओगे।
ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां एक दोस्त, क्योंकि 8वें हाउस और 11वें हाउस की एनर्जीज है, अचानक तुम्हारी मर्जी के बिना, तुम्हारी जानकारी के बिना कुछ ऐसा करेगा जो तुम्हारी उम्मीदों के, तुम्हारी इच्छाओं के, उस दोस्त से तुम्हारी उम्मीदों के एकदम उल्टा होगा। वो उल्टा जाएगा। तो तुम उम्मीद करोगे कि एक दोस्त, मिसाल के तौर पर, जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद करे। तुम सोचोगे, ये तो मेरा 4 आना दोस्त है, मैंने इसकी इतनी मदद की है। पक्का, जब मुझ पर इमरजेंसी आएगी और मैं दोस्त के पास जाऊं और कहूं, तुम्हें पता है, मुझे ये पैसे चाहिए या ये मदद चाहिए, तो वो तुम्हें उससे भी बड़ी चुनौती सुना देगा जो तुम्हारे सामने है। मेरी जिंदगी में ये हो रहा है। यानी वो 4 आना दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, या शायद ही कोई तुम्हारे काम आएगा। तो ये सबक है जो जुपिटर तुम्हें सिखाना चाहता है। टॉरस के लोगों के लिए दूसरी बात, टॉरस की खासियत क्या है? ये ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, लेकिन मटीरियलिस्टिक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। एसेंडेंट नेटिव्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। तो जुपिटर तुम्हारे सामने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के चैलेंजेस समय समय पर लाएगा। अचानक, बिना वार्निंग के, कुछ बड़े खर्चे तुम्हारे सामने आ जाएंगे और तुम्हें पता नहीं होगा कि इसे कैसे हैंडल करूं। ये सब 8वें हाउस की एनर्जीज है, लेकिन गेन्स भी इससे इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो मिसाल के तौर पर, किसी को काम से नोटिस मिलता है कि हमें नहीं पता तुम्हारी नौकरी 2-3 महीने बाद रहेगी या नहीं, अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो, संकेत दे दिए जाते हैं। अब ये तुम्हारा काम है कि उस वक्त का इस्तेमाल करके कुछ और ढूंढो। अब इससे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा निकल सकता है। तुम सोच रहे होगे, ओह, इन लोगों ने मुझे नोटिस दिया है, मुझे जाने को कहा है। लेकिन कलपुरुष कुंडली में 9वें हाउस की एनर्जीज, सैजिटेरियस साइन, जिसका मतलब है कि तुम्हें इससे कुछ ऐसा मिल सकता है जो अभी छिपा है, जो बाद में मिल सकता है। और क्योंकि ये एक उच्च हाउस है, तुम जितना एफर्ट लगाते रहोगे, उतने ही बेहतर गेन्स तुम्हें आगे जाकर मिल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो 8वें हाउस के करियर से जुड़े हैं। टैक्सेशन, इंश्योरेंस, कोई भी चीज जो छिपे हुए पैसों से जुड़ी हो, वर्चुअल रियलिटी, आईटी, सरकार के लिए काम करना, ये बहुत अच्छा है। तो जो लोग टीचर भी हो सकते हैं उन क्षेत्रों में, टैक्सेशन, एस्ट्रोलॉजी, सभी छिपे हुए मामले, एग्रीकल्चर, जमीन के नीचे, मिनोलॉजी, तेल से जुड़ी ऐसी कोई भी चीज जो जमीन के नीचे से आती है या जिसे निकालने की जरूरत होती है, या मेडिसिन या सर्जरी, ये सारे करियर उन लोगों से भी जुड़े हैं जो टॉरस एसेंडेंट साइन के साथ पैदा हुए हैं। अब जेमिनी एसेंडेंट के लिए जुपिटर 7वें हाउस और 10वें हाउस का मालिक होता है। अब जेमिनी एसेंडेंट के लोगों और जुपिटर के 7वें और 10वें हाउस की रिलेशनशिप में ऐसा क्या खास है? यहाँ जुपिटर 2 चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। एक, ये तुमसे कह रहा है कि पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, टीम वर्क बहुत जरूरी है, लोगों के साथ काम करने की तुम्हारी काबिलियत बेहद बेहद जरूरी है, और ये तुम्हारे करियर के नतीजों से जुड़ा है। तो अगर तुम ऐसे नहीं हो जो लोगों के साथ काम कर सकते हो, तो तुम्हें आगे चलकर ये चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हर बार जुपिटर तुम्हारी टीम में, पार्टनरशिप में काम करने की काबिलियत को टेस्ट करेगा। अगर तुम ऐसे नहीं हो जो टीम या पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, तो काम से जुड़ा, तुम्हारे अपने नेटवर्क से जुड़ा एक चैलेंज सामने आएगा। और तुम कई बार टीम एनवायरनमेंट में पाओगे कि हो सकता है तुम वो इंसान हो जिसे बुलाया जा रहा है, हो सकता है वो किसी और की गलती हो या किसी और का काम या जिम्मेदारी हो, लेकिन जब टीम परफॉर्म नहीं करती, तो हो सकता है तुम वो इंसान हो जिसे बुलाया जाए, ये कहते हुए कि राज, तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ये करना था। और तुम शायद महसूस करो, ओह, पूरी टीम जिम्मेदार है, सिर्फ मुझे ही क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है। लेकिन जब गेम्स का वक्त आता है, जब तारीफ का वक्त आता है, तो हो सकता है तुम वो इंसान हो जिसे छोड़ दिया जाता है और पूरी टीम को तारीफ मिलती है। तुम्हें खास तौर पर तारीफ के लिए नहीं चुना जाता, या अगर तुम्हें तारीफ के लिए चुना भी जाता है, तो सबकी तारीफ होती है, तो तुम्हारी भी उसी तरह से तारीफ होती है। तो यहाँ जुपिटर तुमसे कह रहा है, टीम एफर्ट में तुम्हें गेन्स मिल सकते हैं, अकेले नहीं।
हालांकि ये तुमसे ये भी मांग करता है, क्योंकि यहाँ 7वें हाउस की बैलेंस की एनर्जी है, तुम कितना बैलेंस कर पाते हो, जिसका मतलब है कई बार तुम्हें अपनी तरफ से हटके और ज्यादा योगदान करना होगा टीम एफर्ट में, साथ ही शादीशुदा जिंदगी में भी। तो जुपिटर कह रहा है, क्योंकि याद रखो एसेंडेंट में जेमिनी साइन की एनर्जीज है, तो जेमिनी साइन की खासियत की एनर्जी भी आएगी। जुपिटर तुमसे कह रहा है, अपनी सोच में इतने चंचल मत बनो, बहुत साफ रहो कि क्या उम्मीद करनी है। अपने पार्टनर से भी उम्मीद के बारे में साफ रहो। कई बार हम झिझकते हैं अपने पार्टनर को ये बताने में कि हम शादीशुदा जिंदगी में उनसे क्या चाहते हैं। तो बिना झिझक के पार्टनर को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। पार्टनर को बताओ कि तुम उनसे क्या उम्मीद रखते हो। पार्टनर को बताओ कि ये है जो मैं चाहता हूँ, तुमने ये नहीं किया। लेकिन ये एक ऐसे अंदाज में करो जो बहुत सूक्ष्म हो, एक अच्छे सुखद तरीके से, क्योंकि जुपिटर सुखदता का प्लैनेट है। तो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम अपने पार्टनर के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुखद नहीं हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और जितने ज्यादा चैलेंजेस तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी में मिलेंगे, तुम्हें उतने ही चैलेंजेस अपने करियर में देखने को मिलेंगे। कई बार हम इन्हें नहीं जोड़ पाते। हम सोचते हैं, मेरी शादीशुदा जिंदगी और मेरे करियर में कोई ताल्लुक क्यों होना चाहिए? तुम देखोगे कि ताल्लुक है, क्योंकि प्लैनेट्स की रूलरशिप एक ही साइन की है, हाउसेस की रूलरशिप एक ही प्लैनेट जुपिटर के पास है। तो तुम पाओगे कि हर बार जब तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में चीजें ठीक नहीं चल रही है, चाहे तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो या तुम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा करियर प्रभावित होता है। तो ये वो प्लेसमेंट है जहां जुपिटर तुमसे कह रहा है, घर या शादीशुदा जिंदगी को सही सलामत रखो, अपने पार्टनर को खुश रखो, या किसी न किसी तरह से घर का संतुलन बनाए रखो। अगर तुम घर का संतुलन बनाए रखते हो, तो तुम पाओगे कि काम पर भी संतुलन बन जाता है। तो अपने पार्टनर को खुश रखो, अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने के लिए समय निकालो, डेट पर जाओ, फिल्म देखने जाओ, और घर पर वैवाहिक सुख भी बनाए रखो। अगर जरूरत हो तो तुम इंटीमेसी या सेक्स की शुरुआत करो, लेकिन इंटीमेसी या सेक्स या साथ रहने को अपने और अपने पार्टनर के बीच मजबूत करने वाले फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करो। खासकर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम वो नरमी, वो जोश, वो अपनापन खो देते हैं। हम इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये एक खास चीज है, तो इसे हल्के में मत लो। इसमें समय और ध्यान लगाओ। अपना ख्याल रखो ताकि पार्टनर भी तुम्हारे करीब आना चाहे। अपने बेडरूम की सेटिंग पर खास ध्यान दो, तुम्हारा बिस्तर, अच्छी खुशबू, अच्छा माहौल, अच्छी रोशनी। समय समय पर नई चीजें आजमाओ, अपनी शादीशुदा जिंदगी में तड़का लगाओ, और समय समय पर अपने पार्टनर के साथ कुछ समय निकालो, और तुम देखोगे कि फिर तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम, और काम से तारीफ कैसे फिर से आने लगती है, क्योंकि यहाँ तुम अपने पार्टनर पर खास ध्यान दे रहे हो। याद रखो, टीम वर्क, तो तुम्हारा टीम वर्क आ जाता है। और बेशक बेडरूम में तुम्हें टीम वर्क की जरूरत है ना? दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो ये कि रोजाना के आधार पर तुम ये देखो कि तुम दूसरे इंसान के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए, टीम के लिए, डिपार्टमेंट के लिए कैसे योगदान कर सकते हो। फिर गेंस भी तुम्हारे पास आते हैं। अगर नहीं, तो तुम पाओगे कि तुम बार बार रोड़ों से टकराओगे। चैलेंजेस तुम्हारे सामने समय समय पर आएंगे। अब कैंसर एसेंडेंट नेटिव्स के लिए क्या खास है जब जुपिटर तुम्हारे छठे हाउस और 9वें हाउस का मालिक होता है? जुपिटर का तुम्हारे छठे और 9वें हाउस का मालिक होना, अब सतही तौर पर कई बार हम सोचते हैं जुपिटर कैंसर एसेंडेंट नेटिव्स के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि जुपिटर कैंसर के साइन में एक्सिल्टेड हो जाता है। लेकिन इससे बड़ी गलतफहमी और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन सैजिटेरियस है। जुपिटर छठे हाउस का मालिक है। छठा हाउस एक ऐसी एनर्जी है जो कैंसर के लोगों के लिए खास तौर पर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि छठा हाउस कलपुरुष कुंडली में कैंसर साइन चौथा साइन है, और छठा हाउस कैंसर के चौथे हाउस साइन से तीसरा हाउस है, जिसका मतलब है एफर्ट। तुम जितना ज्यादा एफर्ट लगाते हो, या तुम्हें चीजों को चलाते रहने, शांति बनाए रखने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत है,
वरना छठे हाउस के दुश्मन कंपटीशन पीठ पीछे काम करना आता है और तंग करता रहता है। तो कैंसर एसेंडेंट नेटिव्स के लिए क्या होता है? तुम पाओगे कि जुपिटर की छठे हाउस की रूलरशिप तुम्हारे सामने बिना वार्निंग के अचानक कंपटीशन ले आएगी। मिसाल के तौर पर तुम एक प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तुम जाते हो और किसी से मिलते हो और बातचीत कर रहे हो और लगभग सब कुछ तय हो जाता है। अचानक बिना वार्निंग के जो इंसान तुम्हें प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा है उसे कहीं से कोई दूसरा इंसान मिल जाता है। हो सकता है वो पहले उसके पास गया भी हो लेकिन उसने दिलचस्पी छोड़ दी थी। अचानक उसकी दिलचस्पी फिर से जाग गई और वो भी आता है और शायद तुमसे थोड़ा बेहतर ऑफर देता है। फिर जो इंसान तुम्हें प्रॉपर्टी बेच रहा है वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, देखो मिस्टर इरफान या जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे एक और पार्टी मिल गई है जो मुझे 4 लाख या 5 लाख या 10,000 या 20,000 या 1 लाख ज्यादा देने को तैयार है। प्लीज मैं तुम्हें इस कीमत पर नहीं दे सकता। तो अचानक कहीं से नहीं, छठे हाउस का कंपटीशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। और ये समय समय पर आता रहता है। काम पर भी तुम पाओगे कि आखिरी वक्त में तुम प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हो, तरक्की की उम्मीद कर रहे हो, कॉर्नर ऑफिस की उम्मीद कर रहे हो और आखिरी वक्त में कुछ हो जाता है और वो तथाकथित वादा किया हुआ प्रमोशन, वादा की हुई भूमिका, वादा किया हुआ समझौता, वादा की हुई जिम्मेदारी, वादा किया हुआ प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिलता। और तुम सोचते हो क्या हुआ, वाह ये कहां से आ गया। और यहाँ गेम्स इस बात से मजबूती से जुड़े हैं कि तुम कंपटीशन पर कैसे काबू पाते हो, जिसका मतलब है कि तुम्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तो हाँ, जुपिटर तुम्हें कंपटीशन के जरिए संघर्ष भी करवाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अहम है वो ये है कि तुम कंपटीशन को कैसे नीचे रखते हो। तो जुपिटर तुमसे कह रहा है, अपनी आंखें खुली रखो, सीखो, अपने कान जमीन पर लगाओ, जिसका मतलब है ग्रेपवाइन का हिस्सा बनो। जानो के काम पर ग्रेपवाइन क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन किसके खेमे में है, कौन क्या पाने की कोशिश कर रहा है, कौन बॉस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है या काम कर रहा है, कौन तुम्हारे बॉस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बॉस की भी राय होती है, खासकर जब ऑफिस में बड़ी तरक्की प्रमोशन हो। तो समय समय पर तुम पाओगे कि कंपटीशन को अपने गुड बुक्स में रखे बिना तुम शायद अच्छा नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जो लोग तुमसे नीचे काम करते हैं, अगर तुम अपने से नीचे वालों से कोई सख्त शब्द कहते हो तो तुम पाओगे कुछ ही दिनों में, इसे आजमाओ और देखो, अगर तुम किसी जूनियर या अपने अंडर में रिपोर्ट करने वाले से झगड़ते हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी जो डिजाइनेशन में तुमसे जूनियर है, तो कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कि कुछ गलत हो जाता है। एक प्रोजेक्ट गलत हो जाता है, एक क्लाइंट कहता है कि डेटा सही नहीं है, काम दोबारा करो। कहीं न कहीं तुम पाओगे कि गेम्स रुक जाते हैं। दूसरी बात, ये कभी कभी तुम्हें बिना ज्यादा गेम्स के लंबी दूरी की यात्रा करने पर भी मजबूर करेगा। तो कई बार तुम प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, वर्कशॉप के लिए जाते हो, तुम पाओगे कि उससे कुछ खास नहीं निकलता। और ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी तुम्हें अपने रिस्पेक्टिव डिजाइनेशन या भूमिका में बने रहने के लिए ही कंपटीशन पर काबू पाना होता है। खासकर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक मीठा रोल है, तुम्हारे पास एक अच्छा रोल है, तुम एक अच्छी कंपनी में हो, तुम्हारे पास एक अच्छा ब्रांड है, तुम हमेशा पाओगे कि तुम्हें अपने कंधे पर नजर रखनी पड़ती है, जिसका मतलब है कि हमेशा खतरा बना रहता है कि कंपनी तुम्हारी जगह किसी और को ले सकती है। तो इसे ध्यान में रखो। अब दूसरी बात, जुपिटर के छठे हाउस की रूलरशिप के लिए ये 7वें हाउस से 12वां हाउस है। तो तुम्हारे रिलेशनशिप में, और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि शनि कहाँ रखा है, लेकिन तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हें अत्यधिक प्रतिबद्ध, अत्यधिक वफादार होना होगा। अगर जरा सा भी इधर उधर देखना, किसी के साथ फ्लर्ट करना आ जाए, तो तुरंत वैवाहिक सुख पर चोट लगती है। तो जुपिटर बहुत अहम है। तो कैंसर एसेंडेंट नेटिव्स के लिए सरल करें और न करें ये है, पक्का करो कि तुम्हारा अपने कंपटीशन के साथ शांति है,
उन लोगों के साथ शांति है जो उसी भूमिका के लिए होड़ कर रहे हैं, या उन लोगों के साथ भी जो शायद उसी भूमिका के लिए नहीं होड़ कर रहे लेकिन जो तुम्हें पसंद नहीं करते, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा खेल बिगाड़ना चाहते हैं। कोशिश करो और पक्का करो कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो जो तुमसे नीचे है, तुम्हारे नीचे काम करते हैं। ये अलग बात है अगर जुपिटर तुम्हारे 10वें हाउस का मालिक है, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के बारे में ज्यादा है जो अधीनस्थ है, और जो लोग तुमसे नीचे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, उससे अच्छी तरह से बात करो, उसके परिवार के बारे में समय समय पर पूछो, उसे कुछ दो। जो लोग तुम्हारी सेवा करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें खुश रखो ताकि तुम्हारे गेन्स न रुकें। अब लियो एसेंडेंट नेटिव्स के लिए जुपिटर के 5वें हाउस और 8वें हाउस की रूलरशिप में ऐसा क्या खास है? पहली बात, जुपिटर की 5वें हाउस की रूलरशिप, लेकिन साथ ही 8वें हाउस की भी। इसका मतलब है बिंदुओं को जोड़ो। एक तरफ जुपिटर 5वें हाउस का मालिक है जो रोमांस, इंटीमेसी, विपरीत लिंग में रुचि और विपरीत लिंग के साथ तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी होगी से जुड़ा है, लेकिन इसे 8वें हाउस के नतीजों, रुकावटें, चैलेंजेस, मसले से जोड़ना या मिलाना। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हें सबसे कम उम्मीद हो तब विपरीत लिंग की तरफ से चैलेंज आएगा। ये तुम्हारी डेटिंग लाइफ के दौरान हो सकता है, जब तुम कॉलेज में हो या शुरू में तुम्हें कोई पसंद आता है, तुम उस इंसान को प्रपोज करते हो, तुम उस इंसान के करीब आना चाहते हो। लेकिन क्या होता है जब तुम्हें सबसे कम एहसास होता है या तुम सोचते हो कि ये इंसान भी दिलचस्पी रखता है, तुम्हें संकेत मिलते हैं, तुम्हें इशारे मिलते हैं, वो इंसान कह सकता है, नहीं, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह पसंद करता हूँ, और तुम अचानक, तुम्हें पता है, वाह, क्या हुआ? ये इंसान मुझे वो इशारे दे रहा था कि इसे दिलचस्पी है। क्या हुआ? तो कभी कभी तुम्हें नींव इतनी मजबूत डालने की जरूरत है और उस इंसान के सामने बहुत ज्यादा मत आना, क्योंकि तब वो इंसान पीछे हट जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी और तुम्हें दूसरे इंसान का ध्यान या स्नेह आकर्षित करने से पहले प्रणय निवेदन बहुत अच्छी तरह से करना होगा। अब क्योंकि ये 5वां हाउस है, इसका ये भी मतलब है कि अगर तुम्हें कभी विपरीत लिंग या जिस इंसान में तुम्हारी दिलचस्पी है उसका ध्यान मिल भी जाता है, जब तुम सोचते हो कि चीजें ठीक है, तो अचानक बिना वार्निंग के कुछ चुनौती आ जाएगी। तो एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तुमने कुछ कहा, तुमने कुछ किया और पूरा माहौल बिगड़ जाता है। तुमने ये कहा, तुमने ये किया, तुमने मुझे शर्मिंदा किया, तुम मुझ पर चिल्लाए, मुझ पर बरसे, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं उस दिन बीमार था, तुमने मुझसे ये करने को कहा, तुमने मेरे बारे में नहीं पूछा, और तुम हैरान हो, ओह क्या हुआ? तो विपरीत लिंग के पार्टनर की तरफ से बहुत सारा ध्यान आकर्षित करने का नाटक भी आएगा, चाहे तुम जिसे डेट करना चाहते हो या कर रहे हो, या किसी रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा भी हो। तो बिना वार्निंग के अचानक वो चुनौती आ जाएगी और फिर ये किसी और चीज से जुड़ जाएगी। तो मिसाल के तौर पर घर पर तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच कोई फैसला लेना है। अगर तुम एक शादीशुदा इंसान हो, औरत या मर्द, और अब तुम्हारे फैसले में एक रंग आ रहा है जहां तुम सहमत नहीं हो या दूसरा इंसान सहमत नहीं है और थोड़ी बेचैनी आ रही है, कुछ बहस हो रही है, क्या होता है? ये उसी विषय तक सीमित नहीं रहता और भी कुछ अचानक आ जाता है। तुमने पिछली बार ये कहा था, तुमने पिछली बार ये किया था, तुमने कभी भी मेरी बात मानी नहीं, पिछली बार ये फैसला भी तुमने नहीं होने दिया था। बिना वार्निंग के तुम पाओगे कि मामले में एक नई चीज फेंक दी जाती है जो हो सकता है उस मौजूदा चीज से संबंधित हो या न हो जिस पर तुम चर्चा कर रहे हो। तो जब कोई फैसला लेना होता है, तुम पाओगे कि अगर चर्चा में जरा सी भी बहस, पुशबैक है, तो उसमें बड़े पैमाने पर भड़कने और रिश्ता खराब करने की क्षमता है। और अचानक रूठना, एक दूसरे से बात न करना आ जाता है, एक ऐसे फैसले की वजह से जिसे लेना है और तुम्हारा फैसला तुम्हारी मर्जी और योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? बेशक 8वें हाउस की एनर्जीज है, लेकिन ये सैजिटेरियस एनर्जी है जो कहती है सीखो और समझो कि रोमांस क्या होता है।
ये तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच एक संतुलन है। तो कभी कभी तुम इसे हमेशा व्यवहारिक रूप से मत देखो, भावनात्मक पहलू देखो। जुपिटर तुमसे भावनात्मक पक्ष, भावुकता सीखने को कहता है। और दूसरी चीज, एसेंडेंट क्या है? लियो एसेंडेंट है। सूर्य एसेंडेंट का मालिक है। तो कई बार, चाहे तुम चाहो या न चाहो, चाहे तुम सोचो कि तुम ऐसा करते हो या नहीं, दूसरे इंसान में ये भावना आती है कि तुम बहुत अधिकारशाही वाले हो, तुम बहुत कंट्रोल करने वाले हो, तुम बहुत गैर जिम्मेदार भी हो। तो कई बार तुम पर यह आरोप लगाया जाएगा कि तुम काफी जिम्मेदार नहीं हो, तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, तुम्हें काफी परवाह नहीं है, तुम सहानुभूति नहीं रखते, तुम काफी पूछताछ नहीं करते, तुम काफी नहीं करते। ये भी तुम्हारे पास आएगा जहां तुमसे अधिक जिम्मेदारी लेने या बिना ज्यादा अधिकारशाही के अधिक जिम्मेदारी दिखाने की उम्मीद की जाती है। तो वो भी आएगा। दूसरी बात, तुम्हारे निवेशों के मामले में तुम अपना पैसा कहाँ निवेश कर रहे हो, तुम पाओगे कि निवेश अचानक, बिना वार्निंग के, तो जब तक तुम निवेश नहीं करते सब कुछ सही सही लगता है। एक शेयर या क्रिप्टो लगातार ऊपर जा रहा होता है। जिस पल तुम निवेश करते हो, कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कि वो सब गिर जाता है और तुम उसमें पैसे गंवा देते हो, क्योंकि तुमने धैर्य का सबक नहीं सीखा। और अगर लालच आ जाता है, तुम देखते हो, ओह, शेयर बहुत अच्छा कर रहा है और अपने चरम पर है, अचानक तुम उसमें निवेश करते हो, वो नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि लालच अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा लालच मत करो। फिर दूसरी चीज जो ये करता है वो ये कि ये तुम में बदलाव के लिए जिम्मेदारी लाता है। याद रखो, खासकर इससे जुड़ा हुआ कि बदलाव क्यों, और इससे जुड़ा हुआ, सबसे पहले जुपिटर 8वें हाउस का मालिक है। रुकावटें, चैलेंजेस, समस्याएं। लेकिन पीसीज एनर्जीज या हार मान लेना, दानशील होना, अपने प्रयास के लिए पर्याप्त रिटर्न न मिलना। और 5वां हाउस 10वें हाउस से 8वां हाउस है। तो तुम्हारे करियर के मामले में तुम बिना वार्निंग के एक परिवर्तन से गुजरोगे। अचानक तुम्हें नौकरी बदलनी पड़ेगी, तुम्हें भूमिका बदलनी पड़ेगी। तो बहुत कम ही तुम पाओगे कि तुम्हारे पास एक आरामदायक नौकरी है और तुम वहां बैठे हो और बिना किसी रुकावट के कर रहे हो। अचानक, बिना वार्निंग के, कुछ आएगा, तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच के समीकरण को, तुम्हारे डिपार्टमेंट को हिला देगा। और ये तब होगा जब तुम्हें सबसे कम उम्मीद हो। ये ऐसी चीज नहीं है जहां तुम उम्मीद करते हो कि कंपनी बंद हो रही है, उसका हाल ठीक नहीं है। वो कुछ लोगों को जाने को कह सकते हैं, वो इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, वो अच्छे इंसेंटिव नहीं दे सकते। ये उस तरह की चीज नहीं है। ये तुम्हें तब लगती है जब तुम्हें सबसे कम उम्मीद होती है, या जब तुम सिर्फ इतनी ही उम्मीद कर रहे होते हो, तो इससे कहीं ज्यादा पारस्परिकता के आधार पर हो जाता है, या तुम्हें कोई नतीजा तब मिलता है जब तुम्हें सबसे कम उम्मीद होती है, और इतना कि तुमने सोचा नहीं था, ओह, ये बहुत ज्यादा है। तो एक छोटी सी लड़ाई आ सकती है और अचानक तुम्हारा पार्टनर कहता है, ब्रेकअप। तुम कहते हो, ये तो एक छोटी सी लड़ाई है, क्या बात है, लेकिन वो हो सकता है। और फिर संतान से तुम्हें ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्लेसमेंट के साथ संतान भी तुम्हारे रोमांस में बाधा बन सकती है। खासकर तुम्हारी शादी के बाद तुम पाओगे कि जब बच्चे आ गए, रोमांस खत्म हो गया। अब ये ज्यादातर शादियों में हो सकता है, लेकिन तुम्हारी शादी में ये सबसे अहम फैक्टर में से एक होना चाहिए। वो जोश ही है जो तुम्हें जोड़ता है। खासकर लियो साइन के लोग, तुम प्यार किए जाना चाहते हो, तारीफ किए जाना चाहते हो, एक पीढ़ी पर बिठाए जाना चाहते हो। तो कभी कभी तुम ये भी देख रहे होते हो कि पार्टनर मेरे प्रयास का कितना प्रतिकार कर रहा है। तो ये तुम्हारे लिए काम साफ है। लियो एसेंडेंट नेटिव्स, अधिक नर्म बनो, अधिक दयालु बनो, अधिक देने वाले बनो। उन रुकावटों, उन चुनौतियों पर नजर रखो। अपनी नौकरी में होने वाले बदलावों और परिवर्तन पर अधिक ध्यान दो। राशि चक्र के तुम्हारे लिए चीजें थाली में परोसने का इंतजार मत करो, ऐसा नहीं होगा। अब कन्या एसेंडेंट नेटिव्स के लिए क्या खास है, जहां जुपिटर तुम्हारे लिए चौथे हाउस और 7वें हाउस दोनों का मालिक है। अब कन्या एसेंडेंट नेटिव्स के लिए ये बहुत मतलब
मैं मुश्किल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल प्लेसमेंट है, लेकिन साथ में गेंस भी लेकर आता है। जुपिटर को यहाँ एक खास प्लेसमेंट मिला है, यहाँ एक खास स्थिति मिली है। क्यों? तुम्हारी कुंडली में जहां भी जुपिटर रखा हो, चौथा हाउस, सातवां हाउस, दो बहुत अहम केंद्र हाउस, तो ये जाहिर तौर पर जेमिनी एसेंडेंट नेटिव्स के लिए भी होता है, यहाँ तक कि मीन और धनु के लिए भी। लेकिन फिर जुपिटर एसेंडेंट का मालिक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं विपक्षी पार्टी की, बुध की, जो दानवों के समूह से है, देवताओं के समूह से नहीं, जिन पर जुपिटर की रूलरशिप है। फिर भी एक खास स्थान दिया गया है। लेकिन इसका खास मतलब क्या है? अब जब तुम कन्या एसेंडेंट नेटिव्स के लिए देखते हो, चौथे हाउस और सातवें हाउस के गुण से, चौथा हाउस जुपिटर के लिए एक बहुत बहुत खास हाउस है, क्योंकि जुपिटर कर्क के चौथे साइन में एक्सिल्टेड होता है। तो जब तुम्हें चौथे हाउस की रूलरशिप मिलती है, ये एक खास स्थिति है, और उसके ऊपर सातवें हाउस की रूलरशिप भी तुम्हें मिलती है। तो यहाँ विपक्षी खेमे के द्वारा, तो यहाँ तुम्हारे लिए चुनौती है तुम्हारे घरेलू जीवन में, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में और तुम्हारे टीम वर्क में। तुम दूसरे लोगों के साथ कैसे काम करते हो, तुम कितना देने वाले हो, तुम कितनी बड़ी संपत्ति हो। संपत्ति क्यों? क्योंकि चौथा हाउस संपत्ति के बारे में है। तो तुम्हें अपने घरेलू जीवन के लिए एक संपत्ति बनना चाहिए, जिसका मतलब है कि तुम अपने घर में सबसे बड़ा योगदान देने वाले फैक्टर हो, चाहे वो पैसा हो, या घर में शांति बनाए रखना हो, या घर में अच्छी चीजें लाना हो, घर में बदलाव करना हो, मरम्मत करनी हो, कुछ नई चीजें शुरू करनी हो, चीजें खरीदनी हो, चीजों की मरम्मत करनी हो। तुम्हें सब कुछ में शामिल रहना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो तुम पाओगे कि चीजें बार बार टूटती रहेंगी, और तुम्हें एहसास होगा, और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ कैसे हो रहा है। एक नई कार आती है, कुछ महीनों में कुछ खरोंच लग जाती है, कुछ खराबी आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ज्यादा होगा। जब तुम एक नया एक्ट खरीदते हो, कुछ ही दिनों या हफ्तों में कुछ चुनौती आ जाती है, और तुम कहते हो, ये तो नई चीज है, क्या हुआ? सारे क्वालिटी टेस्ट हो गए थे। कार के साथ भी ऐसा ही होता है, प्रॉपर्टी के साथ भी ऐसा ही होता है। तुम एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, अचानक बिना चाहे कोई नोटिस आ जाता है। तुम पाते हो कि कुछ गायब है, कुछ तुम्हें बिल्डर ने बताया नहीं था, कुछ अचानक सामने आ जाता है, जैसे कहीं पानी लीक हो रहा है। अचानक पता चलता है कि दरवाजे ठीक से काम नहीं कर रहे, जो भी, या सोसाइटी में चीजें बहुत अच्छी नहीं है। तो तुम्हारी संपत्तियों से बिना वार्निंग के कुछ न कुछ आता है। लेकिन अब तुम्हें टीम वर्क करना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा इसे हल करने के लिए, क्योंकि चौथे हाउस, सातवें हाउस की एनर्जीज आपस में मिल रही हैं और तुम पर फेंकी जा रही है। तो तुम इससे बच नहीं सकते। एसेंडेंट क्या है? कन्या। कन्या एसेंडेंट की एनर्जी क्या है? बहुत व्यवहारिक होना, शिक्षित निर्णय लेना, लेकिन साथ ही एक समस्या का समाधान करने वाला और जिसमें सटीकता हो। तो यहाँ राशि चक्र तुमसे कह रहा है, घर में शांति बनाए रखो, घर में व्यवस्था बनाए रखो, घर को अच्छी तरह से रखो। अगर तुम्हारे घर में चीजें टूटी हुई हैं, तो तुम पाओगे कि चुनौतियां आती रहती हैं। तो मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारे पास कुछ टूटा हुआ है, तुम्हारा जीवन साथी तुमसे उसे ठीक करने को कहता है, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे काम पर कुछ न कुछ होता रहता है। तुम अपनी टीम में साथ नहीं रह पाते। जिससे उम्मीद थी कि रिपोर्ट सौंपेगा, तुम्हारी रिपोर्ट भेजेगा, तुम्हारा मेल भेजेगा, कुछ कम्युनिकेशन करेगा, वो नहीं कर रहा है। और ये इंसान तुम्हारे लिए सबसे भरोसेमंद इंसान हो सकता था, या उस इंसान की जिंदगी में कुछ हो जाता है। वो इंसान अचानक एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या किसी अहम मीटिंग के लिए वहां नहीं होता है, और तुम हैरान हो, ओह ये कहां से आ गया? तो तुम्हें ऐसी सूरत हाल में डाल दिया जाता है जिसकी तुम्हें अपनी टीम से सबसे कम उम्मीद होती है, खासकर अगर घर पर चीजें अच्छी नहीं है। तो या तो अगर घर पर कोई मरम्मत है, तुरंत करो। मरम्मत को लंबे समय तक मत टालो। अगर कार को सर्विसिंग की जरूरत है, तो ठीक है, मत कहो, इसे टालो मत।
ऐसे इंसान मत बनो जो लापरवाह या टालमटोल करने वाला हो। अगर घर पर शांति नहीं है तो टीम वर्क प्रभावित होता है। साथ ही तुम सुबह पाओगे मैं भटक जाऊंगा, ये वो तुम काम पर पहुंचते हो, पूरा दिन कुछ न कुछ तुम्हारे मन मुताबिक न होते हुए गुजरता है और तुम सोचते हो आज क्या हो रहा है, आज इतना बुरा दिन क्यों है। सुबह अपने पति या पत्नी या पार्टनर के साथ बुरी लड़ाई हुई और पूरा दिन खराब जा रहा है, तो तुम पाओगे कि झगड़ा जारी रहेगा। घर पर जो भी चुनौतियां हैं वो तुम्हारे टीम वर्क और तुम्हारे काम पर जारी रहेंगी और उस दिन तुम्हारी दूसरों के साथ जो भी बातचीत होगी वो उतनी फलदायी नहीं होगी जितनी तुम उम्मीद करते हो। तुम अपने जीवनसाथी से लड़ते हो, तुम एक डील के लिए जाते हो, तुम सोचते हो डील के सारे कोने कवर हो गए हैं, अचानक कुछ आ जाता है, क्लाइंट चाहता है कि तुम काम फिर से करो। जिस इंसान के साथ तुम डील करने की कोशिश कर रहे हो वो कहता है नहीं, हमें और समय चाहिए। तो तुम पाओगे कि अगर घर पर चीजें क्रम में नहीं है, अगर घर पर चीजों का ख्याल नहीं रखा गया है, अगर घर पर प्रसाद नहीं किया गया है, तो तुम्हें ये चुनौती झेलनी पड़ती है। तो अगर तुम कन्या नेटिव हो तो तुम्हारे लिए काम साफ है, टीम वर्क बहुत अहम है, लेकिन घर पर शांति और घर पर सब कुछ क्रम में होना बहुत अहम है। तुम्हारे घर में टूटी हुई चीजें, बिना मरम्मत की चीजें, लकड़ी खराब हो जाती है और तुम्हारा वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता है। तुम एक कार को लंबे समय तक बिना सर्विस के छोड़ देते हो, फिर तुम्हारा वैवाहिक जीवन भी स्वस्थ नहीं होता, जिसका मतलब है कि तुम्हें कोई न कोई झगड़ा मिलता रहेगा या जीवनसाथी तुम्हें फटकारेगा। तुम हमेशा समय पर चीजें नहीं करते, तुम कभी कार की मरम्मत नहीं करवाते, कभी कार की सर्विस नहीं करवाते। देखो, अचानक ये हो गया, कार खराब हो गई और तुम्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, इस प्लेसमेंट के साथ आसानी से नहीं बचा जा सकता। दूसरी तरफ तुम ये भी पाओगे कि अगर तुम ऐसे इंसान हो जो काम पर साथ मिलना आसान नहीं है, टीम वर्क में तुम लोगों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल पाते, तुम एक बहुत अभिमानी इंसान के रूप में जाने जाते हो, रूखे इंसान के रूप में, तो तुम्हारे घर की शांति भी खराब होगी और चीजों के टूटने का सिलसिला होगा। तो तुम पाओगे कि अगर तुम्हारी किसी दिन काम पर बड़ी नोक-झोंक हो गई, तो कुछ ही दिनों में घर पर कुछ खराब हो जाएगा, कुछ टूट जाएगा, कोई संपत्ति घर पर खराब हो जाएगी जिसे मरम्मत की जरूरत होगी। तो कन्या एसेंडेंट नेटिव्स के लिए काम साफ है, घर पर शांति बनाए रखो, घर पर चीजों को क्रम में रखो और अपने टीम वर्क को अपने नियंत्रण में रखो। अब तुला एसेंडेंट नेटिव्स के लिए क्या खास है? क्योंकि जुपिटर तीसरे हाउस और छठे हाउस दोनों का मालिक होता है। अब तुला एसेंडेंट नेटिव्स के लिए बिल्कुल वृषभ एसेंडेंट नेटिव्स की तरह तुला राइजिंग साइन पर शुक्राचार्य की रूलरशिप है, जो विपक्षी खेल में दानवों के नेता है। जुपिटर देवताओं के नेता या गुरु है। तो अब तीसरा हाउस और छठा हाउस, ये कठिन हाउस हैं, ध्यान रखो। तुला एसेंडेंट शुक्राचार्य का मूल त्रिकोण साइन वीनस का, लेकिन वो गुरु है। वीनस भी एक गुरु है और जुपिटर स्पष्ट रूप से एक गुरु है, तो कुछ सम्मान भी है। हालांकि आप ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप गुरु को सबसे कठिन या सबसे कठिन परीक्षा देना चाहते हैं। तो हाँ, एसेंडेंट खुद तुला है और तुला की एनर्जी संतुलन की है, तो खासियत उस इंसान में होगी। अगर तुम तुला इंसान हो, तुमसे संतुलन की उम्मीद की जाती है, तुम योगदान करने में सक्षम होना, तुम वो इंसान होना जो अधिक अच्छा, अधिक सामाजिक, रिश्ते में अधिक देने वाला हो, ये उम्मीद की जाती है। तो सब कुछ रिश्ते के इर्द गिर्द घूमता है। तीसरा हाउस क्या है? तीसरा हाउस संचार, ब्रांडिंग का है। तो तुम्हारा संचार ही चीजों को नियंत्रण में रखने की कुंजी है और तुम पाओगे कि या तो तुम्हारी भाषा इतनी तेज या स्पष्ट या सूक्ष्म या नर्म नहीं है कि तुम प्रतिस्पर्धा को दूर रख सको। तुम पाओगे कि आमतौर पर तुम ऐसे हो जो अपने संचार में बहुत परिष्कृत होगे। तुला लोग सामाजिक, देने वाले, लेकिन अचानक कुछ होगा और वो एक भड़काऊ बात लंबे समय के लिए याद रखी जाएगी। तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में एक भड़काऊ बात जो तुमने हफ्तों या महीनों में की होगी, तुम्हारी चुनौतियों और समस्याओं में योगदान देगी
और तुम महसूस करोगे, मैं हर वक्त इतना अच्छा हूँ, बस एक बार मैंने कुछ कहा, ये सब क्यों बरपा है। लेकिन ऐसा ही होगा। संचार और तुम्हारी केमिस्ट्री, तुम्हारा तालमेल, किसी के साथ अच्छे संबंध, अच्छे नतीजों की कुंजी है। अपने संचार के जरिए तुम अपना तालमेल बनाओगे और अपने तालमेल के जरिए तुम्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे और तुम प्रतिस्पर्धा को दूर रख पाओगे। वरना तुम पाओगे कि तुम हमेशा प्रतिस्पर्धा से एक कदम पीछे हो। जितनी कोशिश करो, तुम हमेशा अपने सहकर्मियों से एक कदम पीछे हो। तुम हमेशा डिपार्टमेंट में दूसरे लोगों से एक कदम पीछे हो और वो मान्यता या स्थान में तुमसे आगे निकलते दिखते हैं। तुम पाओगे कि जिस दिन तुम्हारा संचार फिट नहीं होगा, उचित नहीं होगा, या उसमें जरा सा अहंकार या थोड़ी आक्रामकता या यहाँ तक कि मुखरता होगी तुम्हारे संचार या तुम्हारे मेल में, तो माहौल बिगड़ जाता है। तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा मेल थोड़ा डांटने वाला है, लेकिन फिर भी शांत है, और उसका दोगुना प्रभाव दूसरे इंसान की ओर से जवाब के रूप में वापस आता है जब तुम्हें सबसे कम शक हो। तुम सोचते हो, ओह, ये संचार इसलिए था क्योंकि मैं उस इंसान को डांटना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि ये काम ऐसे नहीं होता, या उम्मीद सही बताना चाहता था। लेकिन उल्टी तरफ से प्रतिक्रिया और भी सख्त है, खासकर टीम मीटिंग में या किसी मीटिंग में जहां तुम बोल रहे हो या किसी चीज पर आपत्ति कर रहे हो। तुम कुछ उठाते हो तो वो चीज तुम्हारे पास भी वापस आती है। या जब उस वक्त खामोशी भी हो, लोग टकराव नहीं लेना चाहते, शायद तुम एक वैध बिंदु उठा रहे हो, लेकिन बाद में तुम महसूस करोगे, तुम पाओगे कि वो इंसान तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगता है। तो तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है कि तुम कैसे बात करते हो, तुम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उनका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता है, कानून की अदालत में नहीं, लेकिन जिंदगी में भी। दूसरी चीज जो ये करता है, क्योंकि तीसरे हाउस की एनर्जीज क्या है, प्रयास की सैजिटेरियस एनर्जी, जिसका मतलब है कि तुम्हें सीखते रहना है, तुम्हें खुद को अपडेट करते रहना है कि तुम लोगों के साथ कैसे संवाद कर रहे हो, तुम लोगों तक कैसे पहुंच रहे हो, क्योंकि वरना छठे हाउस की एनर्जीज मीन या प्रतिस्पर्धा से हार मान लेना है। तो अगर तुम बहुत संवादशील नहीं हो और अगर तुम सीखने के हिस्से में मजबूत नहीं हो, तुम समय समय पर खुद को कैसे अपडेट कर रहे हो, तो प्रतिस्पर्धा ऐसी चीज होगी जिससे तुम नहीं निपट पाओगे। दूसरी बात, अपने संचार में बहुत सावधान रहो। ये उम्मीद मत करो कि मैंने एक मेल भेज दिया, काम हो जाएगा, नहीं होगा। अगर तुमने अपने जीवनसाथी से बात की है और तुम सोचते हो, मैंने उसे बता दिया है, वो कर देगी, तो नहीं होगा। सिर्फ एक मेल भेजने या सिर्फ कुछ कहने से काम नहीं होगा। तुम्हें इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार कहना होगा इससे पहले कि ये हो। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी दुश्मन से बात कर रहे हो या कोई रोड़ा है। लोग काम नहीं करना चाहते, तो तुम्हारी ओर से फॉलो अप 2, 3, 4 बार करना होगा इससे पहले के काम हो। खासकर अगर तुम एक महिला हो, तो तुम पाओगी कि तुम्हें अपने पति को कई बार बताना होगा इससे पहले के कोई काम हो। आमतौर पर पति वैसे भी अपनी पत्नियों की पहली बार में नहीं सुनते, लेकिन यहाँ संघर्ष और बड़ा होगा। संघर्ष और बड़ा होगा। पुरुषों के लिए तुम पाओगे कि तुम्हारी पत्नी आमतौर पर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है कि वो कैसी दिख रही है। वो अपने रूप रंग पर उतना ध्यान नहीं देती ताकि वो तुम्हारे लिए अच्छी, आकर्षक बनी रहे, और इच्छा भी समय समय पर खत्म होती रहती है। तीसरे हाउस का मन एक कर्म भाव है, सैजिटेरियस साइन, दूरी तय करना। तो तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच समय के साथ दूरी बनती है, इच्छा खत्म हो जाती है, और छठे हाउस की शत्रुतापूर्ण चुनौतियों की एनर्जीज भी तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच आ सकती है। तो जोश, रोमांस बनाए रखो, इस पर काम करो और अपनी भाषा पर काम करो। अच्छी बातें कहते रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम कैसे हो। कुछ टेक्स्ट मैसेज जरूर भेजो। और अगर तुम अपने पार्टनर के आसपास हो, अपने पार्टनर के साथ हो, तो अचानक से कुछ अच्छा बोलो, कुछ प्रशंसा भरी बात बोलो, उन्हें बताओ कि वो कितने अहम है। छोटे छोटे काम करो, फिर तुम पाओगे कि तुम प्रतिस्पर्धा को दूर रख पाते हो। चुनौतियां उस तरह से दूर होती हैं, और अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें अचंभित कर दो। अगर वो लोग मीटिंग में भी हो, तो जल्दी से माफी मांग लो।
अपनी बात बड़ी सूक्ष्मता से वापस ले लो। चीजों को इस तरह से रखो कि भाषा और अधिक परिष्कृत हो। उस तरह से चुनौतियां और तुम अपना रास्ता बना पाओगे। अब वृश्चिक एसेंडेंट नेटिव्स के लिए क्या खास है? जहां जुपिटर तुम्हारे दूसरे हाउस और 5वें हाउस का मालिक है। वृश्चिक एसेंडेंट नेटिव्स के लिए जुपिटर का दूसरे और 5वें हाउस की रूलरशिप रखना। पहली बात, एसेंडेंट एनर्जी क्या है? हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी सिर्फ प्लैनेटरी प्लेसमेंट या रूलरशिप को मत देखो। हमेशा एसेंडेंट एनर्जी का मिक्स भी लो, क्योंकि वो सभी दूसरी एनर्जीज पर हावी, कभी कभी अधिभावी ऊर्जा होती है। कोई खास हाउस रूलर चाहे कितना भी मजबूती से रखा गया हो, एक्सल्टेशन में भी लग्नेश की एनर्जीज, चरित्र, व्यक्तित्व उस खास प्लैनेट के प्रसार पर आएगा कि वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ दूसरा हाउस और 5वां हाउस। दूसरा हाउस पैसा कमाना है, 5वां हाउस पैसा कमाना है या अपने करियर में बदलाव या परिवर्तन से भी गेन्स प्राप्त करना है। और अगर तुम देखो, दूसरा हाउस बिल्कुल तुम्हारे 5वें हाउस से 10वां हाउस दूर है। तो नौकरी में परिवर्तन, क्योंकि 5वां हाउस 10वें हाउस से 8वां है, तुम्हारी ओर से आना होगा, ताकि तुम अपने पैसे में, अपनी कमाई में वृद्धि कर सको। क्योंकि दूसरा हाउस तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी आजीविका है। तो वृश्चिक एसेंडेंट नेटिव के लिए काम साफ है। वृश्चिक का मतलब ही है समय समय पर बदलाव और परिवर्तन, जिसका मतलब है कि तुम्हें समय समय पर अपनी जिंदगी में परिवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। तो तुम्हें समय समय पर दांव बढ़ाना होगा, खेल बढ़ाना होगा, बेहतरी के लिए बदलाव लाना होगा, न कि बुरे के लिए या सिर्फ वैकल्पिक बदलाव जिसका कोई खास मतलब न हो। तुम्हें समय समय पर खेल बढ़ाते रहना है। तो केवल जब परिवर्तन होता है, तुम्हारी शिक्षा में बदलाव होता है, तुम कोई सर्टिफिकेशन जोड़ते हो, तुम किसी वर्कशॉप के लिए जाते हो, तुम वो एफर्ट लगाते हो, तुम कुछ नए प्रोजेक्ट करते हो और तुम बेहतर नतीजे, बेहतर योग्यता, बेहतर सीख, दांव बढ़ाने का प्रदर्शन कर पाते हो, तुम पाओगे कि इंक्रीमेंट आता है और तुम्हें बेहतर नतीजे मिलते हैं। तो बदलाव तुम्हारी ओर से आना चाहिए। बदलाव की शुरुआत तुम्हें खुद करनी होगी, चाहे वो भूमिका में बदलाव हो या तुम जो प्रोजेक्ट करते हो, डिपार्टमेंट या संगठन ही, कभी कभी इंडस्ट्री भी। तुम ये भी पाओगे इसके साथ के बदलाव तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मामले में आता है कि ये कैसे गेन्स पाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। तो तुम एक निश्चित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ शुरू करते हो और बहुत कम ही तुम उसी रोशनी में बने रहोगे। तो तुम एक निश्चित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ शुरू करते हो, लेकिन तुम कोई दूसरी भूमिका निभाते हुए खत्म करते हो, या धीरे धीरे बिना वार्निंग के, तुम्हें एहसास हुए बिना, भूमिका पतली हो जाती है और तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मजबूती से जुड़ी नहीं रहती, क्योंकि परिवर्तन, बदलाव भी होता है। दूसरी बात, ये तुम्हारे रोमांटिक संबंध और तुम्हारे दूसरे हाउस के बारे में भी है, जो एक मारक हाउस भी है। उदाहरण के लिए, क्योंकि 5वें और दूसरे हाउस की एनर्जीज आपस में जुड़ रही है, हाँ, तो नतीजे भी आपस में जुड़ रहे हैं। तुम पाओगे कि जब तुम किसी नए रिश्ते में आ रहे हो, तो काम पर कुछ होता है। तुम्हें नहीं पता होगा कि कनेक्शन क्या है, लेकिन जब भी तुम एक नया रिश्ता शुरू करते हो या तुम शादी करते हो या किसी के साथ प्रतिबद्ध हो रहे हो या किसी को हाँ कह रहे हो, जब कोई प्रपोज कर रहा है, तो काम पर कुछ होगा जो इस बात से जुड़ा होगा कि चीजें कैसे आकार ले रही है। एक नई भूमिका तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे साथ नई चीजें हो रही है, एक इंक्रीमेंट तुम्हारे पास आ रहा है, एक नया अवसर तुम्हारे पास आ रहा है। तो काम पर भी कुछ हलचल होगी जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी कमाई की क्षमता से, तुम्हारी आजीविका से भी जुड़ी होगी। तो रिश्ता कुछ ऐसा ट्रिगर करता है जो पैसों से और पोषण, बैंक बैलेंस से जुड़ा होता है। दूसरी बात, तुम रिश्ते के साथ कैसे पेश आ रहे हो, ये भी तय करेगा कि बैंक बैलेंस तुम्हारे पास रहता है या नहीं। ऐसे रिश्ते में आना जहां इंसान चाहता है कि तुम उन पर बहुत सारा पैसा खर्च करो, उन्हें बहुत ध्यान दो, तुम उनके लिए बहुत सारी चीजें खरीदने लग जाते हो, उन्हें डेट्स, फिल्में, डिनर पर ले जाते हो, और तुम पाते हो कि तुम्हारा बैंक बैलेंस गिर रहा है। तो सही इंसान के साथ रिश्ते में आना महत्वपूर्ण है ताकि दूसरा हाउस बरकरार रहे।
क्योंकि दूसरा हाउस कमाई बचत का है, सीधे तौर पर पांचवें हाउस से जुड़ा है जो रोमांस है और तुम किसके साथ रिश्ते में हो, यहाँ तक कि एक प्रतिबद्ध रिश्ते में भी। अगर इंसान किफायती है लेकिन बिना वार्निंग के अचानक पार्टनर कुछ करवाना चाहे, चलो छुट्टी पर चलते हैं, चलो वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये निवेश करते हैं, ये मेरे लिए खरीदो, दोस्तों के लिए पार्टी करते हैं, कुछ होगा जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत सारा पैसा खर्च होगा और ये समय समय पर तुम्हारी बचत को खत्म करेगा और ये तुम्हारे पार्टनर के द्वारा लाया जा सकता है। ये सीधे तौर पर पार्टनर से जुड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पार्टनर तुम्हारा ध्यान इस ओर दिलाएगा कि हमें बेटे की स्कूल फीस देनी है या हमें ये पक्का करना है कि बेटा किसी अच्छे कॉलेज या विदेशी विश्वविद्यालय में जाए, तुम बेहतर बचत करो। तो वो पहल या संचार, चेतावनी, कार्रवाई तुम्हारे जीवनसाथी की ओर से आएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा दूसरा हाउस प्रभावित होता है। तो यहाँ अपने जीवनसाथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संबंध होना और जीवनसाथी को अपने निर्णय लेने में शामिल करना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने पार्टनर को शामिल किए बिना, अपने पार्टनर को बताए बिना कोई भी फैसला लेते हो, तो तुम पाओगे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे इंक्रीमेंट्स, बचत प्रभावित होते हैं। ये दूसरी बात है। हो सकता है घर पर कोई चुनौती हो, कोई बहस हो, लेकिन तुम्हारी बचत, तुम्हारे इंक्रीमेंट्स, तुम्हारी आजीविका प्रभावित होती है। कोई भी फैसला जो तुम अपने पार्टनर को कमरे में रखे बिना लेते हो, भले ही तुम पार्टनर को फैसले में शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि ये उससे जुड़ा नहीं है, बस उन्हें बता दो, निश्चित रूप से आज मैं इस मीटिंग के लिए, इस डेट के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें उसके बाद फोन करूंगा। तो एक तरह से तुम इंसान को बता रहे हो कि कुछ अहम हो रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जुड़ रहा है। तो कई बार हमें एहसास नहीं होता कि राशि चक्र इसे कैसे जोड़ रहा है, लेकिन राशि चक्र तुमसे कह रहा है ये जुड़े हुए हैं। इंसान को डील में शामिल रखो। इसका ये भी मतलब है कि कई बार संतान वो हो सकती है जो या तो तुम्हारा बैंक बैलेंस कम कर सकती है क्योंकि तुम्हें संतान पर खर्च करना है, पांचवा हाउस, या बाद में संतान अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे लिए गेन्स लाने वाली भी बन सकती है। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो संतान तुम्हारा ख्याल रख सकती है, संतान बहुत अच्छा कर सकती है, संतान तुम्हारे लिए वो सम्मान भी ला सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें संतान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा, तुम्हें संतान के साथ बहुत अच्छे दोस्त बनना होगा। कई बार हम संतान के साथ अपने रिश्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर बाद में शिकायत करते हैं, मेरा बेटा मुझे काफी फोन नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त है, और हम ऐसा करते हैं। तो संतान के साथ बहुत अच्छा संबंध, तुम पाओगे कि तुम्हारे इंक्रीमेंट भी आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा संतान को उपहारों से खराब करो या नहीं, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनसे अच्छी तरह बात करो, उनके साथ समय बिताओ। हो सकता है तुम काम पर बहुत व्यस्त हो या तुम घर आते आते बहुत थक जाते हो, कुछ ऊर्जा बचाकर रखो, उनके साथ समय बिताओ, घर आकर खाना खाओ और फिर नेटफ्लिक्स के शो मत देखो, बस 2 मिनट बच्चों से बात करो, चैट करो। ऐसा मत करो, अपने बच्चों की उपेक्षा मत करो, अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंधों में समय और प्रयास लगाओ और तुम पाओगे कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इंक्रीमेंट बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे खुश हैं, घर पर मुस्कुराते हुए बच्चे हैं, तो तुम पाओगे कि कमाई की क्षमता के मामले में पोषण, तुम्हारी प्रतिबद्धता, तुम्हारे रिश्ते और तुम इसे संतान और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कैसे जोड़ रहे हो और तुम कैसे परिवर्तन ला रहे हो से जुड़ा है। तो अगर तुम कोई ऐसे हो जो वृश्चिक को राइजिंग साइन के रूप में लेकर पैदा हुए हो, तो तुम्हारे लिए काम साफ है। तुम वो हो जो अपने रिश्ते और बदलाव से जुड़ी अच्छी चीजों की शुरुआत करेगा। अब धनु एसेंडेंट नेटिव्स के लिए क्या खास है? जुपिटर के लग्न और चौथे हाउस की रूलरशिप के कारण। अब धनु जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन है, तो ये वैसे भी एक खास साइन है। ये आस्था और विश्वास, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक सीख, अनुभवजन्य सीख का भी साइन है और ये तुम्हारे चौथे हाउस से जुड़ रहा है। जुपिटर के लिए सबसे अहम साइन, सबसे अहम हाउस, क्योंकि ये लग्न और चौथा हाउस है। लग्न
इससे अधिक अहम कोई हाउस नहीं हो सकता। चौथा हाउस वो है जहां कलपुरुष कुंडली के चौथे साइन कर्क में जुपिटर एक्सल्टेड होता है। तो धनु जुपिटर के लिए एक खास साइन है। ये न केवल इसका मूल त्रिकोण साइन है, बल्कि ये सभी ऊर्जाओं का सम्मिलन भी है। ध्यान रखो, धनु वो तारा प्रणाली है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है और मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र धनु तारा प्रणाली है। तो धनु साइन सभी ऊर्जाओं का एक साथ आना सम्मिलन है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि क्यों धनु साइन कुंडली में राशि चक्र में सबसे अहम साइन है। तो हाँ, धनु साइन खुद लग्न बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एक रोशनी है जो तुम्हें सीखने के लिए दी गई है और तुम पाओगे कि बहुत अच्छे नतीजे तुम्हारे पास आते हैं, बहुत अच्छे गेन्स तुम्हारे पास आते हैं जब तुम सीखते रहते हो। केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मामले में नहीं, बल्कि अनुभवजन्य सीख के जरिए सीखते रहो। लेकिन जुपिटर क्या करता है? ये तुम पर चुनौतियां फेंकता रहता है, ये तुम्हें सिखाता रहता है। जुपिटर एक टीचर है, तो ये तुम्हारे सामने मसले लाता है। तो क्या होता है? अचानक कुछ टूट जाता है। सीख क्या है? तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए, तुम्हें टालमटोल नहीं करनी चाहिए। समय पर की गई एक सिलाई 9 बचाती है। जब तुम्हारी कार में एक छोटी सी समस्या पैदा होती है, कार में छोटी आवाजें आती हैं, तो उसे तुरंत ठीक करवाओ, वरना तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। तो ये जीवन भर सबक सिखाने का एक प्लेसमेंट है। अगर तुम लापरवाह रहे हो, अगर तुमने टालमटोल की है, अगर तुमने दांव नहीं बढ़ाया है, अगर तुम नियंत्रण में नहीं हो, अगर तुम चीजों के शीर्ष पर नहीं हो, बाद में चीजों को बदलने के बजाय चीजों से आगे नहीं हो, और ये एक संकेत है कि अनुभवजन्य सीख तुम पर समय समय पर फेंकी जाती रहेगी। लेकिन ये एक संकेत भी है कि राशि चक्र में उच्च ऊर्जा में तुम्हारी आस्था और विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब भी तुम कभी कभी कुछ लोग नास्तिक होते हैं, वो चीजों में विश्वास नहीं करते, वो उच्च ऊर्जा में विश्वास नहीं करते, वो प्रार्थना में विश्वास नहीं करते। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां प्रार्थनाएं बहुत अहम है। धनु की एनर्जीज आस्था और विश्वास की, और कलपुरुष में 9वां हाउस भी शैक्षणिक संस्थान या आध्यात्मिक संस्थान का साइन है। ये मंदिर या आध्यात्मिक स्थान का भी साइन है, जिसका मतलब है किसी आध्यात्मिक स्थान से जुड़े रहो या उससे जुड़े रहो। समय समय पर मंदिर जाओ या किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाओ या अपनी प्रार्थना करो। प्रार्थना अहम है, प्रभु के प्रति, सर्वोच्च ऊर्जा के प्रति आभारी होना। अगर तुम में उसके प्रति आस्था और विश्वास नहीं है, अगर तुम इस मामले में अपना बचाव कमजोर कर रहे हो कि तुम्हें किस तरह के अच्छे स्वभाव चरित्र का होना चाहिए, तो राशि चक्र तुम पर हमला करेगा। और ये हमला कहाँ करता है? ये संपत्तियों पर हमला करता है। चौथा हाउस लग्न से जुड़ा। तो जब भी लग्न तुम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो चौथा हाउस प्रभावित होता है। लेकिन चौथा हाउस क्यों? मीन एनर्जीज है हार मान लेना, नुकसान, फिजूल खर्ची। तो तुम पाओगे कि जब भी तुम अपने सबसे अच्छे व्यवहार में नहीं हो, तुम अपना बचाव कमजोर कर रहे हो, तुम अपने मूल्यों को कमजोर कर रहे हो, चौथा हाउस प्रभावित होता है, तुम्हारी संपत्तियां प्रभावित होती है। तो जब भी तुम महसूस करो या तुम देखो कि अगर तुम ऐसी हरकतों या आदतों में हो जो बहुत अच्छी नहीं है, जिन्हें तुम लोगों के साथ साझा करने में बहुत सहज नहीं हो, जिन पर तुम्हें गर्व नहीं है, तो चौथा हाउस प्रभावित होता है, संपत्तियां प्रभावित होती है। तो अगर तुम बुरी आदतों में हो, खासकर अगर तुम बहुत धूम्रपान करते हो या अगर तुम शराब में लिप्त हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी संपत्तियां कभी एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं बढ़ती। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम अपना सारा प्रयास लगा रहे हो, वो निवेश, तुम्हें वो घर मिलता है, तुम्हें वो कार मिलती है, तुम वो बनाते हो, तुम्हें जिंदगी की सारी सुविधाएं मिलती है, तुम इतनी कोशिश करते हो, फिर भी तुम्हें वो नहीं मिलता। हो सकता है तुम लंबे समय से एक कार के लिए बचत कर रहे हो, अचानक कुछ आ जाता है, बचत, तुम्हें उसमें से पैसे निकालने पड़ते हैं। तुम अपना पसंदीदा घर नहीं खरीद सकते, तुम अपनी पसंदीदा कार नहीं खरीद सकते। तो जिसका मतलब है कि तुम्हारा व्यवहार बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए।
और ये किसी आस्था के साथ जुड़ा होना चाहिए जो तुम करते हो, किसी क्रिया के साथ जो तुम करते हो। प्रार्थनाएं बहुत अहम है और कुछ नहीं। काम शुरू करने से पहले हमेशा प्रभु के प्रति आभार के साथ शुरू करो। तो काम शुरू करने से ठीक पहले, चाहे तुम किसी देवता की तस्वीर रखते हो या नहीं, ये इतना अहम नहीं है। और वास्तव में ये अच्छा है कि तस्वीरें या देवी देवता या मूर्तियां घर पर या अपने कार्यस्थल पर न रखो, लेकिन अपने दिल में एक खामोश प्रार्थना करो। कहो, प्रभु, तुमने मुझे हमेशा अच्छा रखा है। ये दिन मेरे लिए अच्छा हो। मेरे लिए अच्छाई लाओ या दिन भर मेरे काम में समृद्धि लाओ। तो एक प्रार्थना के साथ शुरू करो, एक अच्छी चीज के साथ। जब भी तुम कोई शुभ काम कर रहे हो, कभी मत भूलो। दूसरी बात, अपने भोजन से पहले हमेशा आभारी रहो। एक प्रार्थना कहो, प्रभु का धन्यवाद करो। जैसे उदाहरण के लिए मुसलमानों में हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, प्रभु के नाम से शुरू करना, सबसे बड़ा कृपालु और सबसे दयालु। और फिर हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं उस भोजन के लिए जो प्रभु दे रहा है। तुम इसे अपने तरीके से कर सकते हो या तुम अपने दिल में एक खामोश प्रार्थना कह सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम विश्वास और आभार नहीं दिखाते, तो चौथा हाउस प्रभावित होता है। तुम्हें एहसास नहीं होगा क्यों, लेकिन इन दो हाउसों के जुड़ने के लिए तुम कभी भी संपत्तियों में नहीं बढ़ते। तुम कभी भी एक निश्चित बिंदु से परे पैसे में नहीं बढ़ते। तो आभारी होना सीखना, भोजन या किसी भी अच्छी शुभ चीज से पहले एक खामोश प्रार्थना करना अहम है। और तुम पाओगे कि तुम घर पर जितनी ज्यादा शांति रखते हो, तुम जितना ज्यादा देने वाले हो। मीन एनर्जीज, बहुत आशावादी, हमेशा बहुत खुश मिजाज रहना, हमेशा अपने घर में कल्पनाशील रहना, नई चीजें लाना, खुश मिजाज इंसान होना, एक खुश इंसान होना, घर में खुशी लाना न कि परेशानी। तुम पाओगे कि लग्न भी प्रभावित होता है। तुम्हारा कद बढ़ता है, समाज में तुम्हारा सम्मान बढ़ता है। अगर तुम अपने घर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो तुम्हारा कद और समाज में सम्मान कभी एक बिंदु से आगे नहीं बढ़ेगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो कि तुम वो तरक्की चाहते हो, वो इंक्रीमेंट चाहते हो, तुम अपने कॉर्पोरेट जीवन में सर्वोच्च शिखर पर जाना चाहते हो, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। कोई न कोई रोड़ा आएगा, प्रमोशन रुक जाएगा, बदलाव आम बात हो जाएगी। तुम एक संगठन में वृद्धि नहीं पाओगे, तुम्हें वो इंक्रीमेंट पाने के लिए किसी कम ब्रांड में बदलना होगा। तो धनु साइन के लोगों के लिए काम साफ है। आभारी रहो, धन्यवादी रहो। चीजों की शुरुआत प्रार्थना से करो, चीजों की शुरुआत शुभता से करो। मैं ये नहीं कह रहा मूर्तियां रखो या कुछ, वास्तव में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर पर शांति बनाए रखो, घर पर चीजों को नियंत्रण में रखो, घर पर सब कुछ अच्छा और शानदार रखो। फिर तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए कद बढ़ता है, बेहतर चीजें, बेहतर समृद्धि आती है। अब मकर एसेंडेंट नेटिव्स के लिए क्या खास है? जुपिटर के 12वें हाउस और तीसरे हाउस दोनों की रूलरशिप के कारण अब ये एक बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है। अब हम शनि की एनर्जीज का जुपिटर की एनर्जीज के साथ मेल पा रहे हैं। अब 12वां हाउस सैजिटेरियस साइन, जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन, तुम्हारे तीसरे हाउस से जुड़ रहा है जो प्रयास, संचार का है, जिसका मतलब है तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है अगर तुम सावधान नहीं हो, अगर तुम शिक्षित विकल्प नहीं चुन रहे हो। सैजिटेरियस साइन सीखने का साइन है। तो जुपिटर एक टीचर है। जुपिटर तुम्हें सबक सिखा रहा है। इस बात से सावधान रहो कि तुम कहाँ प्रयास लगा रहे हो और तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो चीजें बेकार हो जाएंगी। तो कई बार तुम पाओगे कि तुम्हें काम होने से पहले 2, 3, 4 बार संचार लिखना पड़ता है। तुम्हें काम होने से पहले लोगों को 2 बार, 3 बार याद दिलाना पड़ता है। यहाँ तक कि तुम्हारे टीम के सदस्य भी, तुम उन्हें कोई काम देते हो, कोई कार्य सौंपते हो, वो कभी नहीं होगा जब तुम उन्हें केवल एक बार बताते हो। तुम्हें उसका पालन करना होगा। तो एक है नियमित रूप से एक अच्छे तरीके से संवाद करना और उसका पालन भी करना। तो सिर्फ एक मेल भेजने से काम नहीं होगा, तुम्हें हमेशा पालन करना होगा। तुम्हें अपने जीवनसाथी से कुछ कहना है, जीवनसाथी को कुछ करना है, तुम्हें उसका अच्छी तरह से पालन करना होगा, डांट फटकार से नहीं।
वरना बेकार प्रयास। और तुम्हें किसी चीज में आस्था भी रखनी है, कुछ तुम्हें टालना चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि तुम्हारा संचार कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि नुकसान दूर रहें, क्योंकि 12वें हाउस का नुकसान तीसरे हाउस से जुड़ रहा है जो प्रयास और संचार का है। और तीसरा हाउस एक उच्च हाउस है, जिसका मतलब है कि तुम्हें लंबे समय तक मेहनत करनी होती है इससे पहले कि गेंस तुम्हारे पास आएं और नुकसान दूर रहें। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है अधिक व्यक्तिगत भूमिका में काम करने के लिए भी। टीम वर्क में भी तुम्हारी व्यक्तिगत क्षमता सामने आनी चाहिए। तुम्हारा व्यक्तिगत योगदान टीम से अधिक होना चाहिए। क्यों? 12वें हाउस की एनर्जीज एकांत में काम करना, अकेले काम करना, तीसरे हाउस से जुड़ा हुआ है जो प्रयास, उच्च हाउस है जो तुम्हें लंबे समय में गेंस देता है। तो तुम पाओगे कि लंबे समय में जब तुम अपनी क्षमता भी दिखाते रहते हो, गेंस तुम्हारे पास आते हैं। लोगों को भी लगता है कि तुम वो हो जो प्रयास करता है, तुम भी पीठ झुकाते हो, वरना श्रेय तुमसे चला जाता है। 12वें हाउस के बेकार प्रयास तुम्हारे पास आते हैं। और ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी है जहां तुम जितनी ज्यादा योग्यताएं जोड़ते हो उतना बेहतर। तुम बहुत हैरान होगे अगर तुम ऐसे हो जो अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते। उदाहरण के लिए तुम किसी चीज पर बड़ा पैसा खर्च करते हो जो तुम सामान्य रूप से नहीं करते। मान लो तुम करते हो तो तुम पाओगे कि अगले 2-3 दिनों में तुम्हारा संचार पूरी तरह से गड़बड़ है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं, बहस और झगड़े भी हो सकते हैं। तो अगर तुम घर पर बड़ा खर्च करते हो, उदाहरण के लिए तुम एक नई कार खरीदते हो, अगले 2-3 दिन देखो कि तुम्हारा संचार कैसे होता है। तुम पाओगे कि गलत संचार होगा। जिस डीलर से तुमने कार ली है उसने कुछ और समझा है, तुमने कुछ और कहा है। तुम किसी जगह जाते हो, तुम अपनी कार ले जाना चाहते हो, तुम दिशा निर्देश भूल जाते हो, तुम दिशा निर्देश गलत पढ़ लेते हो, तो कुछ गलत संचार होगा और तुम पाओगे कि कुछ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है राशि चक्र तुमसे कह रहा है फिजूल खर्ची मत करो, जितना हो सके बचत करो। जब तुम फिजूल खर्ची करते हो, राशि चक्र तुम्हें कोई संकेत देगा। तो ये जुड़े हुए हैं। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि ये एनर्जीज कैसे काम करती है, लेकिन तुम पाओगे कि जब भी तुम फिजूल खर्ची करते हो, अचानक बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, शायद उन चीजों पर जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं हो सकती, तो तीसरे हाउस का संचार प्रभावित होता है। और फिर तुम पाओगे कि अगले 3, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, काम पर जो गेंस या आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और तुम सोचते हो, क्या ये क्यों? मैं एक मेल भेजने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने ये कहा है, तुम्हें एक आवेदन देना है और आवेदन 2-3 दिनों में स्वीकृत हो जाना चाहिए। कोई उस पर 1 हफ्ते से 10 दिन, 15 दिन तक सो रहा है। बॉस हरी झंडी नहीं दे रहा है। तुम्हारे सामने कुछ रुकावटें आती हैं जिसकी वजह से तुम अपने कार्य को सही नहीं कर पा रहे हो या काम पूरा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि खर्च करने की बुरी आदत या बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है। तो ये तुम्हारे लिए काम साफ है, क्योंकि ये मकर साइन है, ध्यान रखो। तो कड़ी मेहनत, पूरी लगन, प्रतिबद्धता, वफादारी। दूसरी बात, अगर तुम मकर साइन में पैदा हुए हो तो फ्लर्ट मत करो, क्योंकि तब ये तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आएगा। अगर तुम फ्लर्ट करते हो, जब तुम एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हो, तुम वो हो जो किसी के लिए तरसता है और तुम उस दिशा में प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, या उस इंसान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, या उस कट का पीछा कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। प्रतिबद्धता, वफादारी, मकर साइन के साथ सीमाएं अहम है, वरना बड़े नुकसान तुम्हें एहसास नहीं होगा। तुम काम पर किसी के साथ फ्लर्ट करते हो या किसी के साथ, अगले 2-3 दिन देखो कि कैसे जाता है। देखो कि ये तुम्हारे घर के पार्टनर के साथ कैसे जाता है। देखो कि ये तुम्हारे संचार के साथ कैसे जाता है। देखो कि ये तुम्हारे किसी भी काम के साथ कैसे जाता है। तुम पाओगे कि तुम्हें उसके नतीजे नहीं मिलते। तो बहुत निश्चित रहो, अपनी सीमाएं बरकरार रखो
प्रतिबद्ध और वफादार रहो, अपने संचार कौशल पर काम करो, फिजूल खर्ची मत करो, अपने खर्च को न्यूनतम रखो या बहुत ही कम फिजूल खर्ची करो। तुम्हें वो कार्रवाई करने से पहले वास्तव में बहुत अधिक बचत करनी चाहिए। फिर तुम पाओगे कि मकर साइन के लोगों के लिए चीजें बेहतर होती हैं, क्योंकि जुपिटर की एनर्जीज तुम्हारे लिए मजबूती से काम कर रही है। अब कुंभ के लिए भी खास है। यह वो जगह है जहां जुपिटर 11वें हाउस और तुम्हारे दूसरे हाउस दोनों का मालिक है। अब कुंभ एनर्जीज ये बड़े सामाजिक प्रभाव, जन प्रभाव हैं जिनका कुंभ प्रतिनिधित्व करता है, जिसका मतलब है कोई भी कार्य या प्रतिक्रिया छोटी नहीं होगी, यहाँ सूक्ष्म नहीं होगी, क्योंकि 11वें हाउस की एनर्जीज तस्वीर में आ रही है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं दूसरे हाउस से जुड़ रही हैं जो कमाई, खर्च, लेकिन पोषण, मूल्यों का है। तो जुपिटर क्या कह रहा है? अपने सबसे अच्छे मूल्यों पर रहो, वरना समाज में, जिसका कुंभ प्रतिनिधित्व करता है, बड़ी दुनिया में तुम गेन्स नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नाम खराब होगा। कुंभ एनर्जी खुद कलपुरुष कुंडली में 11वें हाउस की एनर्जी है और सैजिटेरियस साइन कुंभ लोगों के लिए तुम्हारे 11वें हाउस में है। तो मजबूत 11वां हाउस दूसरे हाउस से जुड़ रहा है जो कमाई का है। तो सीधे तौर पर राशि चक्र तुमसे कह रहा है कि तुम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हो या जनता के सामने तुम्हारे मूल्य क्या है, इसका असर तुम्हारे इंक्रीमेंट पर, तुम्हारी कमाई की क्षमता पर, तुम्हारी बचत पर पड़ेगा। तो तुम पाओगे, सबसे पहले 11वां हाउस एक उच्च हाउस है। ये लंबे समय में काम करता है। तो तुम्हें वास्तव में उच्च कमाई, उच्च इंक्रीमेंट पाने के लिए मेहनत करनी होगी। उसके ऊपर, अगर तुम किसी सामाजिक कारण में योगदान नहीं दे रहे हो, अगर तुम सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, तो तुम पाओगे कि इंक्रीमेंट नहीं आता। तो या तो किसी संगठन में तुम्हें ऐसा काम करना होगा जो समाज में बहुत योगदान देता हो और तुम्हारी उसमें अहम भूमिका हो। अगर नहीं, तो अपने काम के अलावा कहीं और कुछ करो, कहीं योगदान करो, कुछ करो। देखो, सिर्फ ये सोचना, ओह मुझे सच में बच्चों के लिए भावना है, मुझे इस खास जलवायु परिवर्तन के लिए खेद है, लेकिन तुम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर रहे हो। तुम ये दिखाने के लिए न्यूनतम कर रहे हो कि तुम्हें परवाह है। ये सिर्फ मुंह से बात करने जैसा है, काम नहीं आएगा। तुम्हें वास्तव में एक भूमिका निभानी होगी जहां तुम किसी सामाजिक चीज में शामिल हो, वरना तुम पाओगे कि इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है। अब तुम पाओगे कि तुम कहोगे, ये कैसे जुड़े हैं? वो राशि चक्र के संकेतों के गुण से जुड़े हैं। कुंभ एनर्जीज, मीन एनर्जीज कमाई के दूसरे हाउस में, सैजिटेरियस एनर्जीज 11वें हाउस में जा रही हैं जो इच्छाओं और आकांक्षाओं का है। कुंभ की 11वें हाउस की एनर्जीज और कमाई के दूसरे हाउस से जुड़ रही है। तो इंक्रीमेंट, बैंक में बचत की तुम्हारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी अगर तुम किसी कारण में योगदान नहीं देते। दूसरी बात, काम करो, बड़े ब्रांडों के लिए काम करने की कोशिश करो, छोटे ब्रांडों के बजाय, और देखो कि जिस संगठन के लिए तुम काम करते हो वो बड़ी दुनिया में योगदान देता है या तुम वैसे भी अपनी तरफ से कुछ करते हो। दूसरी बात, एक बड़ा नेटवर्क सर्कल रखने की कोशिश करो, लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करो, अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करो। भले ही तुम उनके साथ बड़े दोस्त ना हो, अधिक लोगों को जानने की कोशिश करो। ऐसे काम करो जिससे, उदाहरण के लिए, किसी कारण के लिए काम करना या कुछ समय देना, शायद महीने में एक बार किसी कारण के लिए काम करना एक अच्छी बात है। उन लोगों, संगठनों के पास जाओ जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। उसके जरिए नेटवर्क बढ़ेगा और तुम पाओगे कि जब तुम ऐसा कर रहे हो, नेटवर्क के जरिए तुम गेन्स कमाते हो। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पीटर को कुछ समय देते हैं या वो यूनिसेफ को समय देते हैं, कभी कभी वो जलवायु परिवर्तन या कुछ और को देते हैं। तो वो सप्ताहांत में संगठनों के साथ काम करेंगे जहां वे योगदान देंगे। वो कभी कभी बच्चों को भी साथ ले जाते हैं और फिर वो वहां एक नेटवर्क विकसित करते हैं और नेटवर्क के जरिए वो गेन्स कमाते हैं। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग है। ये कोई संयोग नहीं है, ध्यान रखो दोस्तों। राशि चक्र की एनर्जीज कोई संयोग नहीं है दोस्तों, उनका इस्तेमाल करने के लिए ही वो होती है।
वो तुम्हें दी गई है, और कुछ खास साइन कुछ खास हाउस में इसलिए गिरते हैं ताकि वो एनर्जीज काम में आए। अगर तुम सच में ज्योतिष में विश्वास करते हो तो विश्वास करो कि वो साइन एनर्जीज जुड़कर एक भूमिका निभाएंगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो, चाहे तुम्हें पता न हो कि कैसे। रहस्यमय तरीके राशि चक्र के काम है, सर्वोच्च ऊर्जा के। तो हाँ, कड़ी मेहनत, बहुत सारी कड़ी मेहनत और एक कारण में योगदान देना कमाई के लिए बहुत बहुत अहम है। और अपना नाम बिना कलंक के रखने की कोशिश करो। सुनिश्चित करो कि तुम्हारा चरित्र लोगों द्वारा बिना कलंक के देखा जाता है। तुम्हारी प्रतिष्ठा, समाज में जितनी अच्छी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, तुम्हारी कमाई उतनी ही अधिक जुड़ी होगी। तो भले ही कोई तुम्हारे काम से जुड़ा ना हो, लेकिन तुम पाते हो कि कुछ हुआ है जहां समाज में तुम्हारा नाम खराब हुआ है। तुम आमतौर पर एक बहुत अच्छे आदमी के रूप में देखे जाते हो। एक दिन किसी पड़ोसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो जाता है और तुम उस इंसान को गाली देते हो। तुम कुछ कहते हो, तुरंत लोग जाएंगे, ओह ये आदमी, हमें लगा ये अच्छा आदमी है, देखो कैसे गालियां देता है, ये ऐसा गाली देने वाला आदमी है, ये इतना अशिष्ट है, इसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। अब कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर तुम पाओगे कि उस दिन या कुछ ही दिनों या हफ्तों में तुम पाओगे कि तुम्हारा कोई काम अटक गया है, बस आगे नहीं बढ़ रहा है। चीजें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा समाज में खराब हो गई है। तुम पाओगे कि काम नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है। अगर मूल्यांकन का समय है तो और अधिक सावधान रहो, वरना ये सीधे तौर पर तुम्हारी कमाई से जुड़ा है, ये तुम्हारी बचत से जुड़ा है, ये इस बात से जुड़ा है कि तुम अपनी आजीविका कैसे कमाते हो। तो अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो, समाज में योगदान दो, समय समय पर समाज को कुछ समय दो, बड़ी आस्था रखो, बड़े संगठनों के लिए काम करो, एक बड़ा सामाजिक नेटवर्क बनाने की कोशिश करो, उनके साथ और अधिक मित्रवत रहो, और फिर तुम पाओगे कि कैसे कुंभ साइन की एनर्जीज जुपिटर की एनर्जीज 11वें हाउस और दूसरे हाउस के साथ मिलकर तुम्हें इंक्रीमेंट देंगी, तुम्हें बैंक में अधिक पैसा देंगी, तुम्हें बैंक में अधिक पैसा देंगी, तुम्हारी वित्तीय सुरक्षा की भी रक्षा करेगी। अब मीन एसेंडेंट नेटिव्स के लिए क्या खास है, जहां जुपिटर 10वें हाउस और लग्न का मालिक है। मीन एसेंडेंट नेटिव के लिए ये सबसे कार्मिक, लगभग मोक्ष उन्मुख प्लेसमेंट है। अब मीन एनर्जीज वैसे भी 12वें हाउस की एनर्जीज एकांत की, अकेले रहने की, लेकिन मीन एनर्जीज सबसे आशावादी लोग भी होते हैं। ये सबसे खुशमिजाज लोग होते हैं, लेकिन ये वो लोग भी होते हैं जो कभी कभी पूरी तरह से बस छूट गए होते हैं। उन्हें बस पता नहीं होता कि जमीन पर क्या हो रहा है। एक काल्पनिक दुनिया में वो दिवास्वप्न देखते हैं। वो हमेशा कल के बारे में दिवास्वप्न देखते हैं। ये हो सकता है या ये होना चाहिए। बड़े सपने देखना, बड़ी योजनाएं बनाना या सोचना, लेकिन काम पर कार्रवाई, क्योंकि फिर भी 10वां हाउस सीधे लग्न से जुड़ रहा है। तो तुम्हारे सपने, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारा कद, तुम्हारा सम्मान, लग्न पर सब कुछ तुम्हारे कर्म से 10वें हाउस से जुड़ रहा है। और 10वें हाउस की एनर्जीज क्या है? सैजिटेरियस एनर्जीज, सीखना, शिक्षा और अनुभव। तो राशि चक्र तुम पर समय समय पर अनुभव, स्थितियां, कार्य फेंकता रहेगा, अच्छे और बुरे। अब राशि चक्र उम्मीद करता है कि तुम उससे सीखो, ताकि फिर सीखने के जरिए तुम्हें एक इंक्रीमेंट दिया जाए, तुम्हें जिंदगी में एक बेहतर कद दिया जाए, और तुम्हें इसे सकारात्मक रूप से करना है। सकारात्मक दिमाग वैसे भी तुम्हें दिया गया है, लेकिन तुम्हें काम पर बहुत रचनात्मक और कल्पनाशील होना होगा। अगर तुम दिन ब दिन एक ही काम करते हो तो तुम्हें वही नतीजे मिलते हैं। तो राशि चक्र तुमसे कह रहा है, काम पर अधिक रचनात्मक, अधिक कल्पनाशील बनो, अपनी सीख को लाओ, नई चीजें सीखो और नई सीख को अपने कर्म में, अपने कार्यों में लाओ। सीखना कार्यों से जुड़ रहा है। अगर तुम सीख रहे हो लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। तो सीखना, शिक्षा, योग्यता या कोई घटना जिससे तुम गुजरे हो, उससे सीखो और अपना खेल बेहतर करो, अपना संचार बेहतर करो, अपना समीकरण बेहतर करो, अपना कार्य बेहतर करो।
फिर राशि चक्र तुम्हें एक उच्च कद भी देगा, तुम्हें बेहतर गेन देगा और उस बर्बादी को बचाएगा या कम करेगा जिसका मीन साइन लग्न में प्रतिनिधित्व करता है, जिसका मतलब है तुम्हारा कर्म सीधे तौर पर तुम्हारी बर्बादी और तुम्हारे कद से ही जुड़ा हुआ है। अब हम शायद न जाने कि ये एनर्जीज कैसे काम करती है, लेकिन इस तरह से एनर्जीज जुड़ रही है। राशि चक्र कह रहा है हमने तुम्हारे 10वें हाउस को तुम्हारे लग्न से जोड़ दिया है। सैजिटेरियस एनर्जीज सीखने की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की। तो राशि चक्र तुम पर ऐसी चीजें फेंकता रहेगा जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर होंगी और तुम्हें सीखना होगा। अगर तुम्हें दांव बढ़ाना है तो तुम्हारा कद बढ़ेगा, समाज में तुम्हारा सम्मान भी बढ़ेगा, तुम्हारी बर्बादी भी घटेगी। अगर नहीं तो क्या होगा? तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, प्रयास फल नहीं देंगे। तुम जितनी चाहो कोशिश करो, प्रमोशन तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तरक्की तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो मीन एसेंडेंट नेटिव्स के लिए काम साफ है। सैजिटेरियस का 10वें में जाना कि तुम्हारा कर्म इस बात से जुड़ रहा है कि तुम कैसे अपडेट करते हो। जब तक तुम सीख देते हो और नई चीजों को अमल में नहीं लाते और एक बहुत कल्पनाशील और रचनात्मक तरीके से और काम में अधिक योगदान देने वाले बनो। किसी का श्रेय चुराने की कोशिश मत करो, श्रेय बांटो। भले ही तुमने किसी चीज पर अकेले काम किया हो, अगर तुम श्रेय नहीं बांटते तो धन्यवाद बांटो, आभारी रहो। दूसरे डिपार्टमेंट या जिसने भी तुम्हारे साथ काम किया है उसे फोन करो और कहो बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही तुम वो सार्वजनिक रूप से न कहो, लोगों को धन्यवाद दो। तुम काम पर जितने अधिक लोगों को धन्यवाद दोगे, तुम काम पर जितनी अधिक कृतज्ञता दिखाओगे, तुम पाओगे कि काम पर तुम्हारा कद भी बढ़ता है, तुम्हारे नुकसान कम होते हैं। एक और बात, बहुत अहम बात, काम पर दूसरे लोगों से सबसे अधिक सक्षम या अधिक सक्षम बनने की कोशिश करो ताकि फिर अपने मालिकों से प्रशंसा और मान्यता प्राप्त कर सको। ये कोई आसान प्लेसमेंट नहीं है। जब सैजिटेरियस साइन 10वें हाउस में जाता है और मीन लग्न में जाता है तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी मीन लोगों से बात करो, वो बहुत आशावादी होते हैं, वो खुशमिजाज होते हैं, लेकिन ये लोग वो भी होते हैं जो सबसे चुनौतीपूर्ण भावनात्मक उथल पुथल से गुजरे होते हैं, बड़े उतार चढ़ाव, और कुछ हद तक ये उनके कर्म, उनके कार्यों से भी जुड़ा है। बिना सोचे समझे अगर तुम कोई कार्रवाई करते हो तो तुम पाओगे कि राशि चक्र तुम पर अधिक प्रभाव डाल रहा है। तो कोई और एक छोटी सी गाली से बच सकता है, तुम नहीं बच पाओगे। कोई एक थप्पड़ से बच सकता है, तुम नहीं बच पाओगे। यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ भी अत्यधिक अच्छा व्यवहार, अधिक देने वाला, अधिक दानशील, जिसका मीन एनर्जी प्रतिनिधित्व करती है, बहुत उच्च प्रेरित होना, लेकिन साथ ही अपने सबसे अच्छे व्यवहार पर, सबसे अच्छे मूल्यों पर और हमेशा योगदान करने के लिए देखना। तो जब भी तुम कुछ कर रहे हो, पूछो, मैं क्या योगदान दे रहा हूँ? मैं लोगों के जीवन में कैसे अच्छाई ला रहा हूँ? तो आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम से लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना रहा हूँ? उस पक्ष को, उस चीज को ध्यान में रखो। तुम स्वतः ही महसूस करोगे कि वो दिन तुम्हारे लिए बेहतर जाता है। जब भी तुम सुबह अपना दिन शुरू करो, सोचो, मैं राशि चक्र में क्या योगदान दे रहा हूँ? मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति में कैसे योगदान दे रहा हूँ? मैं अपने मोक्ष में कैसे योगदान दे रहा हूँ? सुबह उस विचार के साथ दिन शुरू करो और उस दिन के लिए एक पैसा, $1, $1, जो भी हो, अलग रखने की कोशिश करो। तुम्हें याद दिलाता हूँ, मीन एनर्जी, हर दिन ऐसा करो। $1 या $1 लो, जो भी तुम वहन कर सकते हो, उसे अलग रखो। एक छोटी गुल्लक या कुछ रखो। हर दिन एक चीज रखो, उस चीज को अलग रखो और महीने के अंत में उसे दान कर दो। और फिर तुम पाओगे कि जब भी तुम दान करते हो, कैसे एनर्जीज तुम्हारे लिए अवसर पैदा करती हुई, तुम्हारे लिए अच्छाई लाती हुई प्रतीत होती है। तुम अपने भीतर अच्छा महसूस करते हो, अधिक आशावाद आएगा, अधिक रचनात्मकता आएगी, तुम्हारे लिए अधिक कल्पना आएगी। तो अगर तुम मीन राइजिंग के साथ पैदा हुए हो, जो सबसे कठिन साइनों में से एक है जिससे निपटना है, भावनात्मक उथल पुथल भी तुम्हारे पास आएगी। कर्म को बेहतर करो, दांव को बेहतर करो।
अधिक देने वाले बनो, अधिक योगदान देने वाले बनो, लोगों के लिए अधिक बनो। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का बेहतर नियंत्रण लो। बहुत ज्यादा दिवास्वप्न देखना बंद करो। हवा में योजनाएं मत बनाओ। व्यवहारिक बनो और हर दिन कुछ दूर रखो, $1 जो भी हो, और तुम पाओगे कि राशि चक्र तुम्हारा बेहतर ख्याल कैसे रखता है। तो दोस्तों, अब जब हमने जुपिटर के समीकरणों, जुपिटर की डायनेमिक्स के बारे में बात कर ली है, जिसके जरिए ये आपकी कुंडली में सुधार दिखाता है, ये भी देखो कि आपकी कुंडली में जुपिटर वास्तव में कहाँ रखा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बताने वाला हो सकता है कि ये कैसी समृद्धि ला रहा है, क्या अवसर ला रहा है, और ये कैसे आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे रहा है। ये कैसे आपके लिए दांव बढ़ाने और सबसे अच्छी समृद्धि, सबसे अच्छे अवसर लाने में सक्षम हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक, किसी और वीडियो में, ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपसे इजाजत लेता है। नमस्कार, धन्यवाद।